So let me first hear from you. What's your view? Okay, some of you, what did you feel about this mock? क्या लगा आपको? Easy था, moderate था, difficult था? और yes, so a question है, how to identify what passage we need to select first? Yes, that's an important question. So we will answer that as we go along. Yes, Shubhangi? So I felt that all the passages were dense. Mhm. Like most of them, I would say 3 of them like had complex ideas, and it took me a while to even read the passages. So on average, if I take 2 minutes or 3 minutes, it took me 4 or 5 minutes just to go through the passage. Correct. I agree with you, except in the case of the last passage. Last which passage, was the exactly. architecture one. So yes, And I think- the Hegel philosophy was a very dense passage. The second Holobiont, again, it was scientific, but it was quite dense. There was a lot of information there which had to be processed. And the third one also was a little, okay, I would say not that difficult, but okay. So yes, section Yes, Ashwini wanted to say something. Yes sir. Sir, I don't know about others, but ना मेरे केस में क्या था कि जो आरसी थे ना वो सेकंड वाले को छोड़ के जो साइंटिफिक था थोड़ा सा जोर से बोलोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर एक सेकंड में इसी पर यस सर अभी आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि मेरे केस में ना आरसी मुश्किल नहीं लग रहे थे मुझे। अच्छा, आरसी में जैसे वो सेकंड को छोड़ के सेकंड में मेरे 1 ही करेक्ट हुआ और मेरे सभी करेक्ट हो गए, मतलब एक में एक गलत हुआ। ओके ओके और जो वीए वाला पार्ट है ना उसमें मुझे करते वक्त मतलब इजी लग रहे थे सब कुछ, लेकिन ना बाद में बस मेरे ना 4 ही करेक्ट हुए 7 में। अच्छा ठीक है, चलो, I get your point that you didn't find the passages very difficult, but you found VA to be a little more challenging. Fine, so that's your view. Yes. So Yes. yes, that's a personalized view. कोई इसमें ये नहीं है. So let me now come to the point which many of you, that how do you go about selecting which RCs to attempt first in this particular passage? Okay, so in this particular RC. So let's let me tell you how I would go about it. Okay, मैं कैसे इसको handle करूँगा. तो मैं पहले जाऊंगा फर्स्ट वाली आरसी पे. इसमें मैंने देखा फॉर हेगल द कॉन्ट्रडिक्शन द ड्राइव हिस्ट्री एग्जिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द रेल्म्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ आइडियाज, सेंस ऑफ लार्ज यूनिफाइंग वर्ल्ड व्यूज. सो इमीडिएटली जैसे ही मैंने पहली लाइन देखी तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आरसी है जिसके अंदर फिलोसफी और कॉन्शियसनेस और आइडियोलॉजीज और आइडियाज और थॉट्स और ये सब बातें हो रही है. तो इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे. ओके, बिकॉज इट विल नीड अ लिटिल मोर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो इसको हम बाद में रख देंगे. ठीक है, आई विल नॉट डू इट अप फ्रंट. आई विल गो टू द सेकंड वन. I have a look at it. American evolutionary theorist, theory of symbiosis, holobiont, interested in long-term, tightly integrated relations, blah blah. Okay, scientific. इसमें बेसिकली बायोलॉजी और साइंस से रिलेटेड है ये, तो फैक्चुअल है. ओके, इस तरह की आरसी जो होती है उसमें आइडियाज उस तरीके नहीं होते जो कि आपको स्ट्रेच करना पड़े माइंड. यस, लेकिन डेटा बहुत सारा होता है. तो साइंटिफिक आरसीज जो लोग कंफर्टेबल होते हैं उन्हें थोड़ा सा डेटा का असिमुलेशन करना चाहिए कि क्या क्या इसमें किस किस का नाम बताया गया है, उनकी क्या क्या थ्योरीज हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस. तो ठीक है, ये कर सकते हैं. तो आई वुड मे बी डू इट बिफोर द हेगल्स वन. ओके, दैट्स माय व्यू. देन आई गो टू द थर्ड वन. आई सी टिम फ्लैनरी, ऑस्ट्रेलियन मैमोलॉजिस्ट, वेदर मेकर्स. ओके, तो ये बुक रिव्यू है. ओके, दिस इज अ बुक रिव्यू ऑन अ बुक अबाउट क्लाइमेट साइंस एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो fine, this also looks to me to be okay, not that challenging. ठीक है, इसको भी कर सकते हैं साथ में. And then I come down to the last one. Architecture is about evolution, not revolution. Once Romans, थोड़ा सा history, culture, dark ages और architecture. तो ये थोड़ा सा concrete है idea. Okay, क्योंकि ये थोड़ा history पे based है और इसमें इस तरह के abstract जो ideas हैं वो थोड़ा होना कम chances है. तो this looks to be pretty okay, and I like doing this history and this kind of architecture kind of thing. So I would say that I will take this. So मैंने इसको सबसे पहले करना. Somebody saying something? I was saying like this passage was like understandable. This was like least. That is exactly. तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये जो चारों पैसेज के जस्ट मैंने दो तीन सेंटेंसेस पढ़े. ओके, एंड आई टेक वेरी लिटिल टाइम इन डूइंग इट. मैक्स 1 to 1.5 minutes to 2 minutes max one should take. And then one should be able to identify the order in which you will attend. तो मैंने जो ये इसका ऑर्डर डिसाइड किया देख के कि मैं सबसे पहले तो आरसीज करूंगा. तो आरसी जब भी करूंगा, ओके, अभी मैं तो पहले मैं वीए करता हूँ. तो आई विल अटेम्प्ट द आर्किटेक्चर वन फर्स्ट. देन आई विल गो टू द थर्ड वन विच इज द बुक रिव्यू, एंड देन आई विल गो टू द साइंस वन, एंड देन आई विल गो टू द
तो मेरा जो ऑर्डर था पर्सनली वो ये था, ठीक है. नाउ यू मे डिफर फ्रॉम मी, ओके, यू मे डेफिनेटली can we rank them in a serial? Yes, so I have ranked them in my serial order that I would handle them this first, this second, this third and this the end. ठीक है, मेरा ये पर्सनल चॉइस था इस पर्टिकुलर मॉक में. So maybe somebody may differ, but at least one thing nobody can differ is that fourth was the easiest one. किसी को but somehow some people have I don't know, they didn't attempt fourth. जो मेरे बैच में जो है VRC के, उनके जो स्कोर्स मैंने देखे, तो मुझे उसमें से जान के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि कुछ लोगों ने फोर्थ छोड़ दिया है. तो दैट इज अ मिस्टेक, बिकॉज इसमें फोर्थ वाज अ ओके, रेस्ट वर नॉट दैट इजी, तो आपको फोर्थ कर. सर हाँ बोलो. सर आपका RC2 का क्या रिव्यू है? तो RC2 मेरा रिव्यू है कि ये मैं उसको थर्ड नंबर पे करूंगा. उसमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें मतलब फैक्चुअल होता है, बट उसमें डिटेल. यार ये देखो, आपका मत ऑन करो, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको डिटेल में बहुत ज्यादा घुसना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पीछे रखा है. बट सी, somebody might have taken this order also perfectly fine. Somebody may have taken 4, 2, 3, 1 also perfectly fine. Somebody even said कि मैंने तो पहला वाला, आपने बोला फिलोसफी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है हेगल का, लेकिन मैंने किया उसमें मेरे चारों करेक्ट हो गए. दैट्स फाइन, चारों करेक्ट होना उसमें. सी, इनफैक्ट आई आल्सो व्हेन आई डिड इट इन आई आल्सो गॉट ऑल द 4 करेक्ट, whereas I made some mistakes in one or two the other ones. तो ऐसा आप देखो, कोई हमारे पास ऊपर से लिखा हुआ नहीं आया हुआ है, ठीक है, कि आपने ये एक मतलब कास्ट इन स्टोन एक ऑर्डर आ गया कि इसी में करना है, ऐसा नहीं. ठीक है, समटाइम्स द इजी, द सीमिंगली डिफिकल्ट टू रीड पैसेजेस में टर्न आउट टू हैव इजियर क्वेश्चंस एंड द इसके क्वेश्चंस इजी थे. हाँ जी, इसके क्वेश्चंस इजी थे, यू आर राइट, इसके क्वेश्चंस इजी थे. पर अब देखो, वो अपफ्रंट तो हमें समझ नहीं आएगा. ओके, वी कांट अंडरस्टैंड अपफ्रंट कि क्वेश्चंस इजी होंगे कि नहीं होंगे. एंड आई नेवर रेकमेंड दैट यू फर्स्ट लुक एट द क्वेश्चंस एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द पैसेज. वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ. ओके, सो जो लोग भी मेरे लिए नए हैं, दे कैन एटलीस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. आई नेवर रेकमेंड दैट यू फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, उससे कोई फायदा नहीं होगा. तो अब ये है, ठीक है. तो नाउ अब इसमें देखते हैं हम कि सर थर्ड वाला जो RC आपने बोला कि स्ट्रेट अवे बुक रिव्यू का था, मतलब हाँ, तो उस केस में सर उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी और फोर्थ का समवॉट इक्वल नहीं होगा? वो डिपेंड करता है ना. अब देखो देखो उसमें क्या है कि जैसे जो थर्ड है, ठीक है, अब थर्ड में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अब आप इसको देख रहे हो कि ये एक मैमोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट साइंस, ग्लोबल वार्मिंग, सुपर ऑर्गेनिज्म. थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने क्यों इसको थर्ड पे रखा, नेक्स्ट सेकंड पे रखा, क्योंकि मुझे लगा इसके अंदर थोड़ी सी अपार्ट फ्रॉम द बुक रिव्यू इट माइट इन्वॉल्व सम बिट ऑफ साइंटिफिक एंड सम बिट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आल्सो. तो इसलिए मैंने उसको सेकंड पे रखा कि इसमें थोड़ा सा याद करने को ध्यान से हो. मुझे पर्सनली ये जो हिस्ट्री और इस तरह की चीजें होती हैं मुझे काफी पसंद है. ठीक है, तो ये एक पर्सनल चॉइस भी है. बट वंस आई स्टार्टेड रीडिंग इट, आई रियलाइज कि हाँ, ये तो इजी है, इसमें कोई आपको चैलेंज जैसा नहीं है. अब हम इसको देखते हैं, विल क्विकली गो थ्रू दिस कि आर्किटेक्चर, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन. ओके, वंस रोमन्स पुल्ड आउट, तो हाउ डिड how was British architecture affected? One was by pulling out of Romans, ठीक है, and then उसके बाद में किस तरह से इवॉल्व हुआ, एक क्रोनोलॉजी में बताया गया है कि ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से आया. ओके, हाउ मेनी RC डू यू थिंक वी शुड अटेम्प्ट एक्सेप्ट क्वेश्चंस ऑफ VA? ओके, देखो आपको अगर हम बात करते हैं कैट की, तो कैट में आपको जैसे इस साल का अगर मैं आपको कैट 22 का बता दूं, तो उसमें जिन लोगों ने whoever attempted let's say 15-16 questions, okay, and got 13 or 14 of them correct, तो वो 99.5 परसेंटाइल से प्लस है उनका. ठीक है, तो जिस तरीके की डिफिकल्टी लेवल आ रहा है जनरली आजकल कैट में, तो आप अगर 16-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो यू स्टैंड अ वेरी वेरी गुड चांस. और आपके अगर उसमें से 13 या 14 सही हो सकते हैं, तो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस कि आपका 99.5 हिट हो जाएगा इजीली. You don't need to attempt 20 questions or 21 questions or anything of that sort. तो आप अगर 2 RC पूरी करो, 7 VA के क्वेश्चन करो, और 1 RC या 1-2 VA और कर लो, 8 VA कर लो, या 3 RC और 6 VA कर लो. ओके, 3 RC में से आप मे बी 6-7-8 मे बी 10 क्वेश्चन कर लो और 6-7 क्वेश्चन VA के कर लो, तो दैट शुड बी गुड इनफ. नो 16-17 ऑफ ओनली RC नहीं, मैं टोटल बता रहा हूँ, टोटल बता रहा हूँ आपको कि 24 में से अगर 16-17 टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और उसमें से आपके 13 या 14 करेक्ट हो जाते हैं, तो आप 99.5 हिट कर जाओगे. ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो अब आप डिसाइड करो कि आपका VA अच्छा है कि आपका RC अच्छा है.
एक क्वेश्चन आ गया, आई हैड अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू सिलेक्ट द पैरा इन विच वी आर हैविंग अ सिंगल आइडिया। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि सिंगल आइडिया, हाउ डू यू नो? सी, आप जब तक पूरा पैसेज नहीं पढ़ोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा इसमें एक आइडिया है कि दो आइडिया है कि तीन आइडिया? 4 लाइन पढ़ के तो समझ नहीं आएगा। अब आपको शॉर्टलिस्ट करना है पैसेज कि पहले कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा और चौथा, तो आप सारे पैसेजेस पढ़ के तो नहीं डिसाइड कर सकते। आपको क्विकली 3 या 4 सेंटेंसेस पढ़ के डिसाइड करना है कि मैं किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी इसको। ओके, बिकॉज सी, चारों के चारों पैसेज अटेंड करना बहुत मुश्किल है। ओके, देयर आर सम पीपल हु थिंक कि वो ये नहीं करेंगे और चारों पैसेज ही करेंगे। ठीक है, दैट्स देयर व्यू। ओके, दैट्स देयर चॉइस, बट आई डोंट एडवाइज बिकॉज देयर आर इजियर क्वेश्चंस इन बीए आल्सो। 8 में से आपको 4 या 5 क्वेश्चंस बीए के मिल जाएंगे कैट में, जो कि डूएबल होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे डेफिनेटली, वो इस बार भी ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आपको चारों आरसी ही करनी है। ओके, इनफैक्ट अगर किसी ने 3 आरसी भी कर लिए और 6-7 बीए कर लिया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चारों आरसी और बीए करना, इट्स सुपर ह्यूमन एफर्ट। ओके, वो आई मीन दे मे बी हार्डली 5-10 पीपल इन दिस कंट्री हु माइट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप 3 आरसी समझो और उसके अलावा आप समझो कि 6 क्वेश्चन आपने 6-7 बीए के कर लिए, तो यू डन अ ग्रेट जॉब। और अगर आप एक ठीक ठाक भी जॉब 2 आरसी कर लेते हो और 6-7 क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपने अच्छा काम कर दिया। ठीक है, हाँ अश्विनी बोलिए। सर 4 आरसी करने के लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि एक तो नहीं नहीं डिफिकल्ट आता ही है, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये छोड़ भी देता हूँ मैं ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, और खास करके जो कैट का पिछले कुछ सालों के पैटर्न रहा है उसमें ये देखा गया है कि एक आरसी तो वो बहुत ही देखो, एक बात और बताता हूँ आपको कि टाइम बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर उसमें आधा घंटा लगा दो एक आरसी करने में तो आप मोस्टली आरसी कर सकते हो। बट द पॉइंट इज कि आधा घंटा तो है ही नहीं ना आपके पास में, आपको तो 10 मिनट में करना है उसको, 10-12 मिनट में मैक्सिमम। तो द चैलेंज इज कि आप चारों के चारों आरसी अगर पकड़ने जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, यू विल मेस अप विद द अदर थिंग्स आल्सो। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए हमको। ऑलराइट, सो कमिंग टू दिस, इसमें आर्किटेक्चर की बात हुई है। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा चैलेंजिंग आइडिया था जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी को अगर इसमें से कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो दे कैन आस्क, अदरवाइज वील गो टू द क्वेश्चंस हियर। कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई वाज रिनासा, दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द होल लॉट। ये 2-3 क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी थे, वेरी इजी क्वेश्चंस। एक आपको मैं वीए में भी बताऊंगा, बट एज पर मी दिस वाज द इजीएस्ट पैसेज ऑफ आरसी, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ आरसी। डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. यस सर, डायरेक्ट। Why was Vinasa so slow to arrive? साफ साफ इसने दिखा दिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि it was generally slow to arrive largely because Elizabeth's troublesome relation with Catholic Europe made the free exchange of ideas difficult. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है यहाँ पे कि क्वीन एलिजाबेथ had a worrisome association Catholic Europe impending the free. तो ये I think this was the easiest of the lot. Okay, इससे easy question हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, let's agree with that. Second para of the passage serves which of the following purposes? This was a little tricky in the sense इसमें आदमी 1A और D में कंफ्यूज हो सकता है। वो कैसे, देखिए ये कह रहा है आर्किटेक्चर इज अबाउट एवोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन। इट यूज्ड टू बी थॉट वंस दैट रोमन्स पुल्ड आउट ऑफ ब्रिटेन इन द 5th century their elegant villas and carefully planned towns simply fell into decay as British culture was plunged into the dark ages. तो जैसे ही रोमन्स 5th century में ब्रिटेन के बाहर निकले वैसे ही वहां के जो टाउन्स थे दे स्टार्टेड फॉलिंग इनटू डीके, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर जो था वो डार्क एजेस में चला गया। इट टुक द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 एंड गॉथिक कैथेड्रल बिल्डर्स टू ब्रिंग बैक द लाइट एंड रिवाइव द ब्रिटिश कल्चर। तो ये कह रहा है कि 500 सालों तक, बिफोर दिस थिंग हैपेंड, फ्रॉम 5th century टू दिस टाइम, ब्रिटेन का जो आर्किटेक्चर और कल्चर ये था वो बहुत डिके हो गया। लेकिन अब ये कह रहा है हाउ, अब सेकंड पैराग्राफ में, हाउएवर द ट्रूथ इज नॉट एज सिंपल एज दैट। नाउ दिस इज अ वेरी eye catching or attention grabbing kind of a first sentence, because यहाँ पे इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिटेन का कल्चर जो था वो डार्क एजेस में चला गया। However, the truth is not as simple as that. So you would be compelled to read it carefully. ये ऐसा क्यों कह रहा है ऑथर? ऑथर कह रहा है कि रोमानो ब्रिटिश कल्चर इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर रोमन विड्रॉल। ओके, मतलब ये कह रहा है कि जो 5th century हमें ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया था, ऐसा नहीं हुआ था। उनका आर्किटेक्चर कंटिन्यूड था टू सर्वाइव, एंड ऑल्दो द एंग्लो सेक्शंस हैड अ सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग स्टाइल ऑफ देयर ओन, little survives to bear witness of their achievements, as vast majority of Anglo-Saxon buildings were made of wood. Okay, तो what he's saying is कि ये जो 5th century में चले गए उसके बाद में इनका आर्किटेक्चर था वो काफी दिन तक सर्वाइव हुआ, लेकिन वो उसके ज्यादा विटनेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो वुड का बना हुआ था, और वुड की जो स्टाइल होती है बिल्डिंग की वो ज्यादा नहीं चलती नहीं। तो आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, लेकिन वो बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ वुड it did not last long, and therefore the feeling pervades that after 5th century Britain's culture and architecture fell into dark ages. तो ये उस चीज को, पॉइंट को बेसिकली
एक तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है या उसको मिसकंसेप्शन को दूसरा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन ए. इट प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड प्रोवाइड्स आर्गुमेंट दैट सपोर्ट इट. नाउ दिस ऑप्शन many of you may have marked. Am I correct? Yes, sir. Yes, बट sir. इसमें गलती क्या है? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज ये जो वर्ड दे दिया यहाँ हाइपोथेसिस, ठीक है? हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस मीन्स समथिंग विच इज येट टू बी प्रूवन, okay, which is just a theory, okay, which may or may not happen, which needs some bit of experimentation or some bit of research, right? तो ये, हाँ, assumption भी कह सकते हो उसको आप. तो इस वर्ड के कारण अगर यहाँ पे लिखा होता कि it prevents an alternative explanation and provides arguments that support it, तो ये सही हो जाता. ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस वर्ड के कारण ये ऑप्शन गलत होगी. अब बी ऑप्शन कहता है चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ थियरी बाय एक्सपोजिंग द इनकंसिस्टेंसीज एंड कॉन्ट्रडिक्शन. यहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन वो एक्सपोज थोड़ी कर रहा है. वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आप लोग बोल रहे हो कि रोमन जो चले गए उसके बाद ब्रिटेन का कल्चर डिके हो गया, तो ऐसा नहीं है. वो लोग का कल्चर सर्वाइव हुआ, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो वुड की थी, इसलिए उनका आपको निशान नहीं मिलेगा, राइट? तो इसलिए कोई उसमें इनकंसिस्टेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन वो नहीं एक्सपोज कर रहा है. तो दिस इज रॉन्ग. It explains an implicit idea by reiterating a point. Implicit मतलब होता है कि जो आइडिया उसी के अंदर हो, explicitly stated now. तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. This is a useless option. Fourth is the right answer. It arrests the reader's attention and clears a misconception. Misconception ये है कि ब्रिटेन 5th century से डीके में चला गया, तो बोलता है ऐसा नहीं हुआ था, और उसका explanation दे रहा है कि इनके जो बिल्डिंग्स थी वो वुड की बनी थी. तो D becomes the correct answer. I hope it's clear. Let's So look what at is the meaning of arrest the reader's attention? हाँ, मतलब इट grabs the reader's attention ना. जैसे मैंने आपको बताया कि when you read this, okay, and then you read this first line, however the truth is not as simple as that. You will be, your attention is somehow attracted by it ना, और grabbed by it. मतलब Okay, आप एक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे अब आप उसको, राइट? सी, जब भी हम ये however और but और ये contrasting वर्ड देखते हैं, तो हमारी अटेंशन वो ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले जो कहानी चल रही थी अब हमें उल्टा कुछ बताने वाला है वो. तो whenever the author uses such words, our attention should be immediately focused on that. तो ये जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट मार्कर जो वर्ड्स होते हैं, ये हमें बहुत ध्यान से फिर इसके बाद का चीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो पहले की कहानी चल रही है उसमें अब वो कुछ ना कुछ बताएगा कि there is a twist in the tale, right? Okay, sir. Yes. All right. सर मुझे सही पर आप पैरा पर जाएंगे. हाँ जी, जरूर जाएंगे पैरा पे. बताइए. सर मुझे इसमें ऐसा लगा था कि फर्स्ट पैरा में डिस्क्राइब कर दिया है कि उनको रिवाइव करने के लिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और गोथिक कैथेड्रल वाला लगा, और सेकंड में उसको जस्ट इलैबोरेट किया कि द ट्रुथ इज नॉट एज सिंपल एज दैट. तो सर ये मिसकंसेप्शन कैसे लिंक हुआ पहले वाली चीज से कि डार्क एजेस वाली चीज से? वेरी गुड, मतलब मुझे इसमें वेरी डाउट. गुड. राइट, नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ पे ऐसा क्या है. देखो, पहला पैराग्राफ जो आपको बता रहा है कि कहानी क्या थी कि 500 तक, ओके, टिल 5th सेंचुरी. तो लेट्स से 5th सेंचुरी मतलब 500 एडी. तो 500 एडी तक ब्रिटेन का जो कल्चर था और उनके जो एलिगेंट विलास और केयरफुली प्लान टाउन्स थे वो अच्छे थे, टिल द टाइम दैट रोमन्स वर देयर. 500 एडी में रोमन्स चले गए. तो 500 एडी से लेके 1066 तक, टिल द टाइम दैट ब्रिटेन कॉन्कर्ड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो भी है, ओके, व्हाटएवर दैट कुड बी, इस ड्यूरेशन में देयर वाज अ डीके. There was a decay because Britain entered or plunged into dark ages. तो ऑथर इज डिफाइनिंग, ऑथर नहीं, ये जिसने भी, हाँ, जिसने भी ये लिखा है वो ये कह रहा है कि ऐसा समझा जाता है. इट यूज्ड टू बी थॉट. देखो ये क्या लिख रहा है, इट यूज्ड टू बी थॉट दैट वंस द रोमन्स पुल्ड आउट देन ब्ला 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 इट टुक द नॉर्मन. ये यहीं से कंटिन्यूएशन है कि ऐसा सोचा जाता है कि जब नॉर्मन की कॉन्क्वेस्ट हुई और गोथिक कैथेड्रल आया तब जाके ब्रिटेन का कल्चर रिवाइव हुआ, मतलब कि इस टाइम पे रिवाइव हुआ, यहाँ से यहाँ तक डीके तक. तो यहाँ पे उसको क्लैरिफाई किया जा रहा है कि नो, ऐसा नहीं है, इसके बीच में डीके नहीं था. वो तो क्या है कि इस बीच में जो बिल्डिंग थी उनकी वो वुड की बनी हुई थी, इसलिए उनके नामो निशान अभी नहीं है. तो ये बता रहा है. ओके, ही इज नॉट सेइंग दैट कि 60 पहले ही आ गया तो थिंग इज रिजॉल्व्ड, ऐसा नहीं है. आई होप यू गेट इट. यस यस सर, नाउ आई गॉट इट. ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्किटेक्चरल स्टाइल. ये इजी क्वेश्चन है. ओके, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग्स ऑफ 16th century वर आल्सो गवर्न्ड बाय फिटनेस ऑफ पर्पस, बट पर्पस वर डिफरेंट. Is domestic architecture, buildings were used to display status, a greater sense of security led to more outward looking buildings. Okay, तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि in 16th century a greater sense of security led to more outward looking buildings, heightening the exterior embellishment on display. Right?
Do you agree? Yes. Yes, sir. तो इजी क्वेश्चन है ये तो, हाँ सर. है ना. इसमें अब आप बाकी के ऑप्शंस को, आई मीन यू कैन डेफिनेटली एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इसने यहाँ पे, तो हमें इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं. ठीक So है. in questions like these, is it okay if you find an option and you know it's the answer? तो दूसरे हाँ. options नहीं पढ़ना ठीक है. ठीक है. In straightforward questions. Yes. Okay, there is a challenge. It would be understandably the classes were in English. So class is in English only, but the only thing is that we use Hindi also, because we have a lot of students from North India and East India. Okay, so we use a mix of English and Hindi. So I don't know if you are totally uncomfortable with Hindi. So क्योंकि थोड़ा सा उससे क्या है कि people get a little better sense. So that's why I mix both the languages. Okay, so that's the whole purpose here. Okay, so I hope. Sir? Yeah, बोलिए. सर एम्बेलिशमेंट का मतलब क्या है? एम्बेलिशमेंट मतलब कि डेकोरेशन. ओके, एम्बेलिशमेंट मतलब होता है कि द वे यू डेकोरेट समथिंग. जैसे ये लिखा ना कि ये जो आउटवर्ड लुकिंग बिल्डिंग्स वर यूज्ड टू डिस्प्ले स्टेटस एंड वेल्थ. ओके, सो देयर these buildings basically had more you can say decoration, and the exteriors were looked at. पहले क्या है कि buildings were basically functional buildings. Functional means it was purely fulfilling a purpose. तो उसकी we don't need to decorate or beautify them. Embellishment करना मतलब कि beautify करना उसको. Okay. Okay. All right. Which reference to the Baroque style as discussed in the passage, which of the following, with reference to this, which of the following statement is incorrect? तो Baroque style में हम देखेंगे. Okay, Baroque style says Baroque grandeur which Louis XIV had turned into an instrument of statecraft at Versailles. So ये जो Louis XIV है, तो Louis XIV was the king of France. Formal, geometrical and symmetrical planning meant that great lord could sit in his dining chamber. British Baroque was a reassertion of authority. So यहाँ पे we will see the Palace of Versailles was executed in Baroque style. So is this given? Yes, this is given, right? So this is not the answer because this is incorrect. See, in this question, there is a good chance that you might read it as correct. Did anyone do that? इसमें आपने Yes, इसको, sir, I did. हाँ, if you did, then either you realize your mistake immediately or you mark a wrong answer. Yes, sir, I marked the wrong answer because I read it as correct. Yes. So the Palace of Versailles was executed. This is not the answer. The British Baroque style was a rebellion against the cataclysm of civil war. So is there anything like that given here? It was an expression of ideology by men who remembered a world turned upside down during the civil war. This is given here. So this is also not the answer. Baroque style, not formal, symmetrical. This also is given. Correct answer is it was a union of number of architectural style. So there is nothing given here that it was such a union. So therefore D is the correct answer. पर rebellion कहाँ से support हुआ? देखिए, the British Baroque was a reassertion of authority, an expression of absolute ideology by men who remembered a world turned upside down during the Civil War. So when you are, so your world is turned upside down by the Civil War, okay, and you are reasserting your authority. So rebellion against the cataclysm of Civil War. So this is indirectly stated here, isn't it? Okay, sir. देखो, I fine. If you think that if you thought while you were answering that this may not have perfectly captured that line, then you should have evaluated between B and D whether there is anything that says it was a union of number of architectural styles. You will find that nothing like that has been given, and therefore this is okay, even if it is not a direct way of saying whatever was written. Okay. Okay. All right. Great. सर, हाँ. तो मुझे पैसेज में डाउट था. हाँ. पैसेज में जो सेकंड लास्ट पैरा की सेकंड लाइन है ना, फॉर्मल ज्योमेट्रिकल वाली लाइन, वो वाली बता देना एक बार. ये कह रहा है कि जो the way it was structured, ये तो he has given the layout कि वहां पे फॉर्मल ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिकल प्लानिंग होती थी. जैसे आपने अभी वो देखा होगा जो नया हमारा पार्लियामेंट बना है, ओके, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल स्टाइल ना, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो, ऐसा देखा आपने? हाँ सर, देखा है. ये
तो इस तरह की जो स्टाइल होती है ना, ऐसे इसको फॉर्मल ज्योमेट्रिकल और सिमेट्रिकल प्लानिंग में सिमेंट्री है उसमें, और यहाँ पे सेंटर में अगर वो उसका लॉर्ड बैठा हुआ है डाइनिंग चेंबर में, ठीक है, तो ही इज एट अ फिजिकल एंड मेटाफोरिकल सेंटर विथ suites ऑफ रूम रेडिएटिंग आउट ऑन द ईदर साइड, दैट मीन इधर इधर इसके रूम्स हैं यहाँ पे, तो इस तरह से बताया हुआ है। Okay. तो दिस इज कैप्चर्ड इन सर यस सर इन क्वेश्चन 16 जो सेकंड लाइन है तो उसमें वो ये दिखा रहा है ना कि मतलब लाइक बारबुक स्टाइल जो था वो सिविल वॉर को अवॉइड करता था, उसे फेवर नहीं करता था। नहीं अवॉइड नहीं, सिविल वॉर जब हुआ था तो सिविल वॉर के कारण जो भी इनके ऊपर जो भी इश्यूज थे, ठीक है, तो जो भी लिखा ना कि वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, तो सिविल वॉर से देयर वुड बी कैटास्ट्रोफी, देयर विल बी डैमेजेस, देयर विल बी डिजास्टर्स, राइट? So there was a Yes. world that was turned upside down during the civil war. So this Baroque style is a reassertion of authority. That means it shows that civil war, we have defeated you. Civil war, no matter how much you have damaged us, but we as the British Baroque style is going to basically challenge you in the sense that we are not daunted by whatever you have done to us. हम आपसे मतलब जैसे आप अपने आप की अथॉरिटी को रीअसर्ट कर रहे हो कि हम आपसे बड़े हैं, यू आर नॉट बिगर देन अस। जैसे वॉर हुआ, ठीक है, अब जैसे कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पे, तो यूक्रेन जो है वो अगर इस टाइम पे अपना इस तरह से कोई स्टाइल बना ले, अपने वो बरोक स्टाइल के बिल्डिंग्स बनाए, तो इट इज चैलेंजिंग द वर्ल्ड दैट हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन बाय रशियन इन्वेजन। Okay, it is trying to show that the war is not defeated their spirit. Okay, they can stand up against and build these kind of buildings. So it is kind of a rebellion against that civil war. Is sense. Okay. सर Yes. ये लास्ट थर्ड पैरा है ना, हाँ, एक बार ये बता दो मुझे, पता नहीं क्वेश्चन ये अभी तो बताया मैंने आपको, ये लास्ट का पैरा कि इसमें नहीं, असर्शन। लास्ट थर्ड हाँ, ये एंटी पेनल्टीमेट पैराग्राफ। एंटी पेनल्टीमेट पैरा। हाँ देखो ये कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग बूम में रेनासा जो था वो स्लो आया रशिया इंग्लैंड में, क्योंकि देखो यूरोप में बेसिकली एज यू आर अवेयर कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें प्रोटेस्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, कैथलिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो यूके की सोसाइटी है दैट वाज मेनली प्रोटेस्टेंट, एंड जो यूरोप के बाकी एरियाज हैं वो कैथलिक है। तो एलिजाबेथ क्वीन जो थी वहां की, उसके ट्रबलसम रिलेशंस थे कैथलिक यूरोप से, तो वहां की जो रेनासा जो बाकी जगह आ गया था इटली में और बाकी कंट्रीज में, ठीक है, 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी में अर्ली, वो इंग्लैंड में स्लो आया, वो ये बता रहा है। तो अब क्या होता है कि देखो यार, अगर कोई सपोज करो कि एक स्टाइल है वहां पे यूरोप में, जो इटली में या रोम में या कहीं पे भी, यहाँ पे कि वो बहुत अच्छी स्टाइल है, वहाँ पे जो आर्टिसंस हैं, वहाँ के जो क्राफ्ट्समैन हैं, तो वो उनको आके इधर काम करना है ना, उनको आके यहाँ पे सिखाना है, वहाँ की स्टाइल अगर यहाँ पे लानी है तो यू नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद देम। तो बिकॉज ऑफ क्वींस ट्रबलसम रिलेशंस विद दोस पीपल, दिस अराइव्ड लेट इन यूरोप। फिर उसके बाद में सिविल वॉर के बारे में बता रहा है कि बट ड्यूरिंग 50s सिविल वॉर सेंट मेनी पीपल टू कॉन्टिनेंट ईदर टू एस्केप द फाइटिंग और वॉर व्हेन द वॉर वाज लॉस्ट टू फॉलो चार्ल्स इनटू एग्जाइल। तो ये सिविल वॉर जब हुआ था ब्रिटेन में, तो बहुत सारे लोग इंग्लैंड छोड़ के भाग गए थे। कॉन्टिनेंट मींस दे वेंट टू यूरोप टू एस्केप द फाइटिंग, और व्हेन द वॉर वाज लॉस्ट टू फॉलो चार्ल्स टू इनटू एग्जाइल। तो वहां पे वो फ्रेंच, डच और इटालियन आर्किटेक्चर से टच में आए, और फिर उसके बाद में चार्ल्स से वापस, किंग चार्ल्स वापस आ गया 1660 में इंग्लैंड में, तो बिल्डिंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो इस तरह से उसने हिस्ट्री बताई है, इसमें कोई ज्यादा फिर सोचने की इसको ब्रोक स्टाइल को मतलब इसका यूनियन नहीं बोल सकते फ्रेंच, डच और इटालियन का, नहीं, बिल्कुल मतलब उसने डायरेक्ट नहीं बोल रखा अरे वैसे नहीं indirect। बोल सकते भाई, ये नहीं बोल सकते। एज सेंचुरी वोर ऑन दिस रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ पैशन फॉर बरोक ग्रैंडियर व्हिच लुई IV, ये लुई IV जो है ये फ्रांस का है, ठीक है, उसने वर्साई, ये फ्रेंच है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ अ यूनियन ऑफ अदर डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ठीक है। Yes. चलो, आई थिंक वी हैव डिस्कस। देखो एक पैसेज यार, अभी हम मतलब ऑलमोस्ट आई स्पेंड हाफ एन आवर, आई कांट spend half an hour on each passage, so let's move little quickly. Okay, okay, let's go to this particular passage. Now this passage talks about this guy's book. Okay, now this guy is a Australian mammologist and all of these things, paleontologist and blah blah blah, and he has written a book. यहाँ पे important ये है कि his book The Weather Makers was a bestseller, ठीक है, और जबकि उसकी लेटेस्ट बुक है ये सबसे एम्बिशियस है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया उसने कि विच इज रॉन्ग, तो उसमें ये था कि his this Here on Earth is a bestseller, the first bestseller, तो that's wrong obviously, because यहाँ पे straight forward लिखा हुआ है कि जो पहले बुक आई थी इसकी वो bestseller थी, right? So now this is a twin biography of humanity and planet, but the description is inadequate. His subject is likely fate of humankind. तो इस बुक में जो whatever the topic is, this is about how science and technology
okay, whatever powers they bring to civilization will prove to be its downfall or its salvation. So this is the background of this particular book. Okay, now this paragraph he talks about what all he has given in that book, right? He muses means he thinks whether humanity counts as a super organism, right? Or why we are yet to discover intelligent aliens, poorly, blah, blah, blah. So all of these things, I'm not getting into too much detail. And then he said that how he has organized the book. He has organized the book in around two models, okay? Two competing models. One is a cooperative and far-sighted wisdom, which is the Gaian approach. So this Gaian approach, in fact, इसके ऊपर काफी books भी लिखी जा चुकी हैं. You might want to explore. You can Google एक there's some famous writer, उसकी एक बहुत अच्छी book है. तो ऐसे आप Gaian approach के बारे में पढ़ सकते हो कि उसमें क्या है. तो एक theory है जो human being का cooperative wisdom उसके अंदर आता है, और एक दूसरा है ultimately destructive short-termism he calls median. तो ऐसे दो competing models के around he has organized his book. Okay, now comes the problems that the author has highlighted with the book. Okay, he says it is subject is far too big to be contained into 300 pages. Okay, he's a respected biologist, but this book feels dilettantish. Okay, this word we did recently, what is the meaning of dilettantish? Dabble. मतलब something which is not serious, something which is not very professional, something which is a very amateurish kind of a thing, which a dizzying array of concept introduced. तो बहुत सारी चीजें उसने introduce कर दी हैं, briefly discuss कर दी और फिर उसके बाद छोड़ दिया उनको. That means he's not given enough time for the readers to digest whatever he's writing. Question of whether modern democracies can successfully resist populist tyranny is raised and then abandoned within 2 paragraphs. So then he's given examples. Okay, a discussion of decarbonizing flashes by in handful of pages. Fewer examples, more deeply explored, might have added. This is a basis of one of the questions. Okay, एक option है उसमें. Few examples, we'll come to that. So he gives the lacuna or the problems with the book, and then he says that is a shame because much of the material would repay a deeper look. ये कह रहा है कि यार ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये बुक अगर ढंग से लिखी गई थी तो हम इसको काफी डेप्थ में पढ़ सकते थे. और गायन थ्योरी के बाद में कहा है कि this talks about Earth's surface temperature, salinity of the oceans have fluctuated very remarkably less. Okay, very fluctuated very little over billions of years, despite a significant increase. That means इसकी self-regulation होता है. Okay, so this James Lovelock used an analogy with living organisms which regulate conditions within their own body. So that means Earth की जो ये जो आपका जो oceans हैं और Earth का surface temperature है, salinity है, these are also self-regulating things. Then this theory brings to mind new age crankery, and some of the research he cites to underpin is speculative at best. He mentions a specific paper. He admits the idea is controversial, but having shown a reader, he speeds by. So again, he is given that there are certain things which he has just simply mentioned very cursorily or very superficially, and he has not devoted enough time. He speeds past, impatient to reach to the next stop, and that's it. So if the book is not all it could be, it is still worth reading, though less for answers than for interesting hypotheses. Yes, Shubhangi, what's the doubt? So just the line, the theory brings to mind and speculative at best, because I think we have a question related to this. Yeah, just a second. कौन सा वाला? The theory brings to mind new age crankery and some of the research of planetary sites to underpin. No, just so, this line. No, see this new age crankery. No, new age crankery. So I'm not sure what this means. Okay, there would be some theory, some hypothesis by somebody. So this theory must have brought that to mind. And some of the research is speculative. So he's saying that it is not really something based on some ground, but it is speculative. That's it. We'll see if we need to get into more details. Okay. So see, there are some basic general questions coming in chat. Okay, so I would request you just hold them. Okay, whatever the basic questions are there which you have about the approach to a mock. Okay, I'll answer them towards the end. Right now we are just discussing these passages and these questions. Okay, I'll come back to the approach part later on. So just hold your questions till then. All right, so let's quickly now look at the questions here. Which of the following is inconsistent with the information presented in the passage? The Gaian theory deals with whether the biosphere can regulate the environment to suit itself. This can be understood? Yes, sir. Right? Analogy use किया उसने living organisms से.
So this can be understood. So this is not inconsistent. Mr. Flannery succeeds in thumbing down the fundamentals of Gaian theory in his book. Succeeds in thumbing down means succeeds in challenging. Okay, succeeds in refuting. Is he refuting the fundamentals of Gaian theory? No. So is it inconsistent or is it consistent? Inconsistent. Inconsistent. So this can be the answer. Sir, here I thought thumbing down means explaining it clearly. I thought. No, thumbing down. See, what is thumbs up? If you give thumbs up to something, we keep Approve. doing every day, right? We like. See, whenever you like something, a status or something, then you do the thumbs up, right? So endorsing, thumbing up means endorsing, and thumbing down means rejecting. Dislike, जैसे like का जो opposite होगा ना, dislike ठीक है ना, वो है ये. Okay, so thumbing down is basically giving, disliking or rejecting. So he's not rejecting it. That's why this is inconsistent. The Gaia theory forms an introductory part. This is given very clearly. Okay, बहुत clearly यहाँ पे दिया हुआ है कि Gaian theory is the introductory part, which is the subject of the opening chapters. So बहुत straightforward दिया हुआ है. The Gaian approach adopted by Flannery helps draw attention to the positive cooperative possibilities. Yes, Gaian theory is positive and cooperative. ये लिखा हुआ है, two competing models. Gaian theory is a cooperative, far-sighted wisdom. So very clearly given. Therefore, this is also not the answer, and B becomes the correct answer. Which of the following about the book Here on Earth is not true? The book focuses on what man might do to himself and his environment through the power he has acquired. This is given or this is not given? So this is given. About the science. Yes, this is given. This is the first book of the author to become popular and make him well known. Is it correct? Or? Incorrect. Incorrect. That means you can easily rule out these two options now, right? Your options are only now B and E and B and D. Yes, so you don't even need to look at C. So you look at D. The book looks at man in two contradictory roles. ये तो साफ दिया हुआ है यहाँ पे first paragraph में, right? Two contradictory roles. नहीं, second paragraph में. Two competing models of human behavior, right? So this is also this is true, right? So what is not true? It portrays the author as a little wary because of confusion and contradiction in the topic of discussion and unwilling to take a side in a debatable. See, little wary मतलब क्या होता है? What is fear? Cautious. Tentative, little circumspect, little not very kind of accepting it. Whereas this is not true because उसने क्या है? ये तो इसने accept कर लिया. See, but having shown the reader a glimpse of this fascinating byway, he speeds past, impatient to reach, while the tentative theory is simply accepted. So he's accepting the theory. So he's not he's not wary and he's not unwilling to take a side. He's accepted it. So therefore, this is wrong. So B and E are wrong. Okay, B and D are correct. Sir, about E वापस से बताना. E. हाँ मतलब जो भी देखो E में E को आप दो तरीके से कर सकते हो. एक तो अब आपके पास में जब आपने D को रूल आउट कर दिया तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा, राइट? यस सर. दूसरी बात ये है कि वहां कह रहा है कि ऑथर जो है वो बेसिकली काफी वेरी है. वेरी मतलब बहुत ही कॉशियस है. तो ऑथर तो कॉशियस क्या है? वो तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे धड़ल्ले से चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा बीच में. जितना हम उसे बताना चाहिए वो भी नहीं, और भी ही इज पैक्ड सो मच इन द बुक. Plus, he is accepted while the tentative theory is simply accepted. Okay. So this shows that he is not wary. He is not cautious. Okay. Got it, sir. Sir. Correct. Sir, मैं जब कर रहा था ना, मैंने ये कोई सेंस में समझा था कि मतलब वो ना, मतलब जो वो है ना कॉन्ट्राडिक्शन है ना जिन वो थ्योरीज में, तो उनको भी यूज कर रहा वो, तो इसलिए मैंने उसको रूल आउट नहीं किया. उसमें लिखा हुआ है ना कि वो मतलब अरे यार एक मिनट. Which of the following about the book Here on Earth is not true? The book looks at man in two contradictory roles. ये तो यहीं पे दे दिया उसने यार. नहीं सर, ये नहीं नहीं तो अब आप E के आप छोड़ दो ना, E को यार. जब हमने B और D को कर दिया कि D is C, we first said that B is not true, right? तो हमारा ऑप्शन बचा हुआ है B and D and B and E. Now D we have ruled out. In any case D is totally wrong. तो जो बचा है उसको करो और आगे चलो ना. Why are you unnecessarily getting more? And I have explained to you already that why this is not true, because author is not at all wary. Okay, see, wary मतलब क्या होता है? दो, अगर आप contradiction ला रहे हो and you know that these are the two contradictions and I'm basically revolving the book around those two models, so that is not being wary.
Who says? Very मतलब कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप घबरा के चल रहे हो, आप बोल रहे हो अच्छा ऐसा भी है वैसा भी है, यू आर नॉट विलिंग टू टेक साइड्स इन अ डिबेटेबल इशू। ऐसा कहाँ से लग रहा है आपको विलिंग टू टेक साइड्स इन डिबेटेबल इशू? ये तो साफ बोल रहा है ना कि उसने एक्सेप्ट कर दिया सब कुछ, तो इसलिए नहीं है अब। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। टिम फ्लैनरी एज पर द पैसेज इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग बीइंग्स लाइफ प्रोसेसेस मैमल्स। ये है कि नहीं है वो टिम फ्लैनरी? Yes, sir. Yes, sir. पहले दिया हुआ है। Yes, sir. Given here, he is a mammologist. Paleontologist जो होते हैं ये पुराने लाइफ फॉर्म स्टडी करते हैं, राइट, पास्ट जियोलॉजिकल पीरियड्स के। So this is the he is this, okay, so this is not correct. An author who comes across as rambling to a reader perusing his book here on earth. What is the meaning of this word rambling? ये वाला मतलब हाँ, बड़बड़ाना। वो तो मम्बलिंग होता है यार, बड़बड़ाना। Confused. Talking on and on without inconsistent होना, Inconsistent, okay. और देखो rambling means directionless, okay. If you are rambling about, which means you don't have any direction, you are simply moving from here to there, there to here, here to here, ऐसा करके। Confused. You can say confused, yes, you can say. So is there anything? Not convincing. नहीं, convincing नहीं है, it's not about convincing, it is basically moving from here to there directionless, okay, randomly moving. तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है वो, okay, he says that he has not discussed the concepts in details, okay, he has briefly discussed and then dispensed with before the reader has time to digest them. So this particular characteristic, I think किसी के प्रॉब्लम है यार, अपना ये बंद कर दो प्लीज यार, इको हो रही है। आई थिंक इज इट ऋषभ और समबडी, या ओके। तो the challenge here is that he is not rambling, okay, it's being superficial, it's being cursory. ये जो author discuss नहीं कर रहा है इनको depth में, तो it's not called rambling, okay, it's basically he is being cursory, therefore rambling is not correct, okay, यहाँ पे ये rambling जो है is not correct, तो इसको रख लेंगे। A person who wonders whether the planet can be saved through science and technology, he is such a person, so this is not the answer. A person who unsure about the validity of Gaian and median approaches, he uses them anyway to explain the bigger picture. So this is also wrong. He's sure about the validity of these. That's why he's organized his book around those two things. Therefore, this is also wrong. So correct answer is only B and D. So B is wrong and D is wrong. Sir, what is the meaning of perusing in option B? Peruse means to read. Peruse Okay. means to read. Okay. All right. What, according to the reviewer, are shortcomings of the book here on earth? Now, this is very simple. अगर आपको perfunctorily का मतलब पता हो तो, okay, यहाँ पे this your answer hinges on whether you know the meaning of the word perfunctory. What is the meaning of perfunctory? Or if you can make a guess, it means superficial. Okay, superficial. Perfunctory look, superficial, or cursory. Right? So then if you know this, then immediately the answer will come to you. Rest of the options, he presents two models. Ye to sahi hai. Book fails to account man's inability. This is not a shortcoming. Okay, he's just said that this is one of the topics that why we haven't discovered aliens yet. It's not a shortcoming. Shortcomings तो उसने वैसे भी third paragraph में, fourth paragraph में लिखना शुरू किया. Book is difficult to read as there are only a few examples. No, this book has got umpteen number of examples. That's what he's saying. If fewer examples, more deeply explored, might have added. So few examples तो गलत है उसकी shortcoming. Correct answer is A. तो मतलब elimination से भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ, elimination से कर सकते हो. See, I think there is a okay. Vatsal has a challenge with option D. See, option D says the book is difficult to read as there are only a few examples, whereas it is exactly the contrary. What is true? Fewer examples, more deeply explored, might have added up. That means author has got a problem with the book that it got umpteen number of examples. It goes more than what the number are desired, right? So, इसलिए this is exactly the reverse of what the author is saying. So therefore, this is wrong. Okay, so first is the correct answer. Excuse me, sir. Yes. सर इन 11th क्वेश्चन जो बी वाला ऑप्शन है वो मुझे लाइक सही लगा था क्योंकि लाइक हम पैरा में मेंशन्ड है कि लाइक देयर वाज अ डिजिंग एरे ऑफ कांसेप्ट्स एंड इट वाज नॉट ब्रीफली डिस्कस्ड. हाँ.
So, तो but that इस is not वजह called rambling. See, this basically question tests your knowledge of the word rambling. Okay, ramble means for what that you don't know where you are going. Okay, you start out for A, you go to B, you go to C, you go to D. Whereas author, the problem the author has is he goes from A to B, he goes from B to C. He knows that he has to go from A to B, B to C, B to D, C to D, but he goes to these milestones very, very quickly. He doesn't spend enough time in going from A to B, from B to C. He simply zips by. Okay, he doesn't dwell much. जैसे ये यहाँ पे आप देखिए ये बोल रहा है ना कि Mr. Fanry is a respected biologist, plenty of published paper, but the book feels dilettantish with a dizzying array of concepts introduced, briefly discussed, then dispensed with before the reader has the time to digest them. So that means जैसे ये बोल रहा है कि the issue is raised and then abandoned within 2 paragraphs, carbonizing flashes by in a handful of pages. तो ये नहीं है इसमें सेंस कि वो डायरेक्शन लेस जा रहा है इधर से उधर. ये सेंस है कि वो किसी टॉपिक को जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, जितनी डेप्थ में कवर करना चाहिए, वो उतना कवर नहीं करता है. तो इसलिए रैम्बलिंग इज रॉन्ग. ओके, सो this was okay. This was not a very good question, not a very good option, and many of you may be excused for thinking that rambling is basically what he's doing. So it's okay. ठीक है, ये क्वेश्चन या ऑप्शन जिसने बनाया है वो as per me it is not a very good option because you can say to some extent that he was rambling, but okay, ठीक है, let's not kind of take it beyond that. Not a very good option in my mind also. तो अगर आपने अगर उसको रैम्बलिंग को सही समझा है तो ठीक है, इट्स ओके. ठीक है, जस्ट कीप इट एट दैट. देखो बहुत सारी चीजें इंग्लिश में वर्बल में ये होती है कि इंडिविजुअल जो एक it's a very subjective thing. Okay, the guy who created this, maybe in his mind he had rambling the word used in a certain way specifically, whereas to your mind or to my mind it may be used in a little more broad way. So it's okay. So let's leave it at that. Okay, you may say that only D भी लगा सकते थे आप, but अगर B and D लगाया है तो ठीक है, only D भी लगाया है तो you can give yourself mark. That's okay. ठीक है, I accept. Okay. सर ये क्वेश्चन 12 के अंदर जो ये ऑप्शन डी था इसके अंदर से फ्यूअर एग्जांपल दिखा था. फ्यूअर कौन क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. फ्यूअर जो ऑप्शन डी था डिफिकल्ट टू रीड एंड इट्स फ्यू एग्जांपल्स, और उस जो लाइन आपने मेंशन करी थी उसके अंदर तो फ्यूअर तो सुपरलेटिव डिग्री में मेंशन कर रखा है ना, तो ये नहीं, वो क्या बोल रहा है, एक मिनट यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहा है कि बुक में ओनली अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, राइट. दिस ऑप्शन सेज दैट ऑथर कह रहा है कि बुक में सिर्फ थोड़े एग्जांपल है, लेकिन वो यहाँ क्या बोल रहा है कि फ्यूअर एग्जांपल्स मोर डीपली एक्सप्लोर्ड माइट हैव एडेड टू अ मोर कन्विंसिंग केस. मतलब कि फ्यूअर होने चाहिए थे एग्जांपल्स, जितने हैं उससे कम होने चाहिए थे. मतलब एम्पल एग्जांपल्स आर देयर, मोर देन इनफ एग्जांपल्स आर देयर, and fewer examples would have worked better. That means it is not a case of having a few examples only. मतलब ये कह रहा है, आपने ऑप्शन में लिखा है कि भाई आपने 5 ही एग्जांपल दिए, यहाँ पे ये कह रहा है भाई आपने तो 100 एग्जांपल दे दिए, बल्कि आप थोड़े कम एग्जांपल देते तो ज्यादा अच्छा रहता. ऑथर ये कह रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब थोड़ी उसने कम एग्जांपल दिए. ओके, चलिए, ऑलराइट. सो वी फिनिश दिस. नाउ वी क्विकली गो टू द holobiont thing. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे see in this they talk about the theory of symbiosis. Symbiosis means two organisms existing each other or aiding each other's survival. Okay, so symbiosis, sim means together and biosis means life. Okay, so when two species or two objects or anything, okay, they are co-dependent on each other, okay, for their survival. So that's called a symbiotic relationship. तो इसमें holobiont आ गया एक वर्ड. ये पहले एक मार्गलियस ने लेके आई, लिन मार्गुलिस लेके आई. ठीक है, और उसने कहा कि एज पर हर, ओके, जैसे सी इन नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ एग, ओके, गिवन बाय द फीमेल एंड स्पर्म गिवन बाय द मेल, एंड दे कम टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, राइट. Similarly, he is saying that coming together of two species to form a new symbiotic consortium, which he called a holobiont. So there are two species, they form a new symbiotic consortium. It is not like a, okay, so in some ways there is an analogical situation, but in some ways it is different also. Interactions within holobiont aren't too different from life cycle of sexually reproducing organisms. तो इस तरीके से जो organisms होते हैं, sexually reproducing organisms, जो reproducing organisms, उससे different नहीं है इनके interaction. The partners are integrated wholes that die and reproduce as one.
तो यहाँ पे दो स्पीशीज हैं, दोनों आपस में मिलके एक बन गए, ठीक है, ये एक बन गए सपोज, and then they die and they reproduce as one, but instead of sending out tiny cells to reproduce, they send out individual organisms of different species. तो इसमें से इनके अंदर से tiny cells नहीं आते जो कि organisms create करते हैं, बल्कि individual organisms directly निकल के आ जाते हैं इनमें से अलग अलग species के. So this is basically a holobiont as per Margulis. Okay, two different species coming together, dying and reproducing as one, and not sending out tiny signals to reproduce, tiny cells to reproduce, जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिज्म करते हैं, but sending out individual organisms also only. So this is the definition given by Margulis. With this, the biologists started using the term, they applied to two organisms, but the word took on a very different cast in the hands of American coral reef biologists who defined holobiont as a host and all of its associated microorganisms. अब host क्या होता है? जिसके अंदर बाकी के लोग रहते हैं, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स आके वहां पे रहते हैं. So this one guy, okay, this coral, they host other organisms. This is a holobiont as per these guys. But two protagonists aren't just enough when it comes to explaining the evolutionary success of coral. तो ये coral की success ऐसे explain नहीं हो सकती. They are made up of clusters of polyps, tiny wiggling, blah blah. They reproduce by cloning themselves, sticking together to form large colonies. The most spectacular corals work hand in hand with photosynthetic algae. तो अब इसमें जो ये host है, this host is a coral. And this algae, okay, that lives there. That algae is the organism that is dependent upon this host. तो algae, लेकिन ये symbiotic relationship इसलिए है कि algae उसको provide करता है nutrients via photosynthesis, while coral gives algae both food and protection. So it's a symbiotic relationship. And those simple little polyps don't end their relationship there. Corals में immune system नहीं होता to fend off pathogens. तो क्या करते हैं? Instead they seem to selectively cultivate helpful or benign bacteria which crowd out the harmful microbes. Corals also produce mucus that appears to be able to trap phages, viruses that infect and kill only bacteria. An enemy of enemy is a friend after all. So what he's saying is कि ये जो corals होते हैं, इनके अंदर एक immune system नहीं होता pathogens fend off करने का. तो ये क्या करते हैं कि अपने अंदर बैक्टीरिया कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हार्मफुल माइक्रोब्स दूर रहते हैं उससे. और ऑल्सो ये एक तरीके का म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि एक वायरस होते हैं जो इसके ये जो बैक्टीरिया को जो ये होस्ट करते हैं, ठीक है, उन बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं. तो उस वाले वायरसेस को ये खत्म कर देते हैं. दैट मींस एनिमी ऑफ ए एनिमी इज अ फ्रेंड. दिस एनिमी इज ऑफ एन एनिमी इज अ फ्रेंड. सो दिस इज बीइंग टोल्ड इन रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया का एनिमी कौन है? वायरस, ठीक है, और वायरस का एनिमी कौन है? ये कोरल. तो एनिमी ऑफ एन एनिमी इज अ फ्रेंड. तो दिस इज गिवन फॉर बैक्टीरिया. ओके, दिस पर्टिकुलर, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है एक जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सो इफ यू अंडरस्टैंड इट राइट फ्रॉम हियर, व्हाट इज सेइंग इज दैट इज बैक्टीरिया. ओके, दिस बैक्टीरिया इज अ फ्रेंड ऑफ कोरल. ओके, बिकॉज corals have supported it because they help crowd out harmful microbes. But this bacteria is being threatened by this virus. That virus is being taken care of by this corals, by this mucus. Okay, so this corals remove this virus. This virus could have removed bacteria. So therefore, enemy of enemy is a friend. That is mentioned about the bacteria. Yes, Shubhangi. So should this not be pathogen instead of bacteria? Because bacteria is the friendly bacteria. So how is it No, the enemy of Where it is pathogen? नहीं देखो आप, see, they don't possess a complicated immune system to fend off pathogens. Pathogen is any disease causing bacteria, disease causing organism. Pathogen could be a virus also, it could be a bacteria also. तो even a see, ये जो ये helpful और benign bacteria को जो cultivate कर रहा है, तो this is one type of bacteria. There could be some bacteria which is harming also. तो this harmful microbes जो होते हैं, इसके अंदर वायरस भी हो सकता है, इसके अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है. So these helpful bacteria help them to fight these harmful microbes. Okay, and then these bacteria are threatened by this virus also. उन वायरस को ये कोरल खत्म कर देता है. So that's the structure here. I'll come to that when we discuss the question. Okay. अब now this Roher and this introduce the term holobiont to capture the dynamics of coral psychology, physiology. और इसमें दो contrasting definitions हो गई. One picked an organism like symbiotic pair that reproduced, while the other identified an ecological community of microbes indexed to a host. So difference क्या है दोनों में? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा. एक में दो स्पीशीज हैं जो आके इकट्ठे रिप्रोड्यूस करते हैं, डाई आउट हो जाते हैं टुगेदर. होस्ट नहीं करता कोई किसी को.
देखो पहला वाला जो ये मार्गुलिस का जो डेफिनेशन है इसमें होस्ट नहीं हो रहा कोई, लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है उसके अंदर देयर इज अ कोरल दैट होस्ट द अदर माइक्रोब्स and some other organisms also like algae. So that's the difference between these two holobiont. Okay. So for a time this ecological account prevailed, but Margulis's physiological conception was revitalized in this as a part of new theory, which is known as hologenome theory of evolution, and advocates merged both versions into a bit more conceptually loaded. On this view, ecological notion of holobiont is given additional properties. It is an entity that's coherent enough to have its own hologenome made up of host genome plus microbial genomes. Major implication is that natural selection doesn't just act on the genome. देखो ये क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएगा, doesn't act on और doesn't just act on. There is a difference, right? उसमें ऑप्शन दे दिएगा doesn't act on. So you have to be careful. So is this natural selection doesn't just act on genomes of individual, it acts on hologenes of holobionts, which are seen as single units that can evolve at the level of holobiont. So what he's saying is कि जो natural selection होता है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स पे ही नहीं होता, ये जो होलोबायोंट हैं इनके अंदर जो होलोजेनोम्स और ये जो यूनिट्स कंबाइन होके हैं इनके ऊपर भी होता है, व्हिच आर सीन एज सिंगल यूनिट्स. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से. इसको देखो, अब मैं अब इस तरह के पैसेज को पढ़ने का तरीका ये है कि आपने एक बार इसको पढ़ के थोड़ा मोटा मोटा समझ लिया, डोंट ट्राई टू गेट इनटू सॉर्टिंग इट आउट थॉरोली कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस. गो टू द क्वेश्चंस, हैव अ लुक, and if something needs more careful reading or second level of assessment, then do that. But don't try to master this whole content within one reading. At least not, I mean, I don't do it that way. Okay? जितना आपको समझने की जरूरत है उतना समझो. Because unnecessarily इसको समझने जाओगे, हो सकता है इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही ना पूछे, तो क्या फायदा. Alright? Yes, sir. How is holobiont as defined by Rauer different from that defined by Margulis? तो अब इसमें देखिए, इसमें ये देखो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग पैसेज इसीलिए था क्योंकि ये इतने बड़े बड़े पढ़ना और उसको आइडेंटिफाई करना सही, इट टेक्स अ लिटिल टाइम. दैट्स व्हाई आई पुट इट एट थर्ड एंड दैट डिसीजन वाज ओके बिकॉज इट टुक अ लिटिल टाइम. Margulis holobiont is a symbiotic union between a pair of different species. यहाँ तक बिल्कुल सही है ये. ओके, होस्टिंग ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, सो ये यहीं पे बाहर है. Margulis holobiont involves a symbiotic association between two different species. करेक्ट है ये. वन, ये भी गलत हो गया, होस्टेड बाय द अदर. देखो मार्गुलिस वाले में होस्ट की बात हुई नहीं है, वो रोवर वाले में हुई है. ओके, तो ये दोनों वैसे ही बाहर हो गए. Margulis holobiont is a symbiotic consortium formed when two different species or organisms die and reproduce as a whole. Die and reproduce as a whole. While, ठीक है, चलो रख लेंगे अगर चल भी जाएगा. While Rauer's holobiont is formed when different organisms of same species reproduce by cloning themselves. ये गलत है, यहाँ पे होस्ट वाली बात आई नहीं है. This is also wrong. Fourth is the right answer. It is a symbiotic union between organisms belonging to two different species. Fine. Rauer's holobiont is a system formed by a host and multiple other organisms associated. Very clearly given. D is the right answer. Okay, I don't think there is any issue with this particular option. Let's go to the next question. The author mentions that an enemy of an enemy is a friend. After all, yes, this was a little. It took time. मतलब मेरे को भी इसमें काफी सोचना पड़ेगा क्योंकि twisted question है. ठीक है. Establish that symbiotic relationship between corals and benign bacteria acts as a defense mechanism of the holobiont. नहीं, ऐसा नहीं है. देखो इसमें ये enemy of an enemy is a friend, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, तो 3 कैरेक्टर्स कौन सा कैरेक्टर, ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है. That's the most important part of this. Okay, so it doesn't really kind of overall holobiont level पे it doesn't apply. Okay, it applies to coral, it applies to virus, and it applies to the bacteria. Illustrate the benefit that coral gain from helpful bacteria. See, corals gain from helpful bacteria. तो इसमें coral क्या है फिर यहाँ पे? What is a coral? Is coral the enemy of an enemy? Is a friend? So with whose regard? This is not being talked about with respect to coral. Okay, highlight the advantage that bacteria derives from relationship with corals. Yes. बैक्टीरिया को अगर आप यहाँ पे समझोगे तो बैक्टीरिया का एनिमी कौन है? वायरस. ऑफ एन एनिमी, वायरस का एनिमी कौन है? कोरल. इज अ फ्रेंड, तो कोरल क्या है? फ्रेंड है उसका. राइट, तो ये यहाँ पे हो गया वायरस और यहाँ पे हो गया कोरल. तो अगर आप बैक्टीरिया को यहाँ पे लगा दोगे तो बैक्टीरिया विल से दैट यस, मेरा एनिमी वायरस, उसका एनिमी कोरल, वो कोरल मेरा फ्रेंड है. नाउ दिस वर्क्स आउट वेरी लॉजिकली एंड देयरफॉर दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट आई होप आपका सही हुआ, या अगर गलत हुआ तो यू रियलाइज्ड व्हाट मिस्टेक यू मेड. ठीक है, नेक्स्ट. All of the following statement about corals are definitely true except.
The definition of holobiont given by this does not comprehensively explain. ये तो है, true है, right? This is true. अब देखो ये एक बहुत घटिया क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछोगे तो घटिया क्वेश्चन ये है कि मतलब इसने बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही जैसे बिहाइंड द बैक आपको कोई स्टैप कर देता ना, ये उस तरह का क्वेश्चन है. इसमें आप पढ़ोगे तो आपको सभी सही लगेंगे. देखो, मोस्ट कोरल्स हैव फोटोसिंथेटिक algae with receive food and protection from the farmer. आप बोलोगे हाँ यार, यहाँ लिखा हुआ है ना कि the most corals work hand in hand with photosynthetic algae that they host within their own cells. ठीक है भाई, ये तो सही दिख रहा है यार, है ना. The mode of reproduction that coral polyps send resort to is cloning themselves. Yes, coral polyps कैसे क्या करते हैं, ये अपने आप के coral polyps reproduce by cloning themselves. तो ये भी बता रहा है यहाँ, सही है ये भी, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं लग रहा मुझे. Immune system of corals is not enough to ward off harmful microbes. Yes, ये भी true है. ये कह रहा है ना कि they don't possess complicated immune system to ward off this. Instead they cultivate helpful bacteria. तो ये तो सही बोल रहा है. तो I was confused. Honestly, I was confused and I left it. Okay, I left this question because I could not find anything amiss with this. तो अब आंसर क्या है? What is the answer given and why? Can anybody point out? बॉम्बे. हाँ, why? सर सर यहाँ वो फ्रॉम द फार्मर, तो यहाँ पे फार्मर तो फार्मर कोरल्स ही तो है. सर कोरल्स वो अलगी जो है, अलगी रिसीव फूड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द फार्मर, करेक्ट तो है. सर वो मैंने तो ऐसा सोचा था कि वो स्पेक्टाकुलर कोरल्स की बात कर रहा था. हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सोचा यार, आपकी सोच बिल्कुल काम आ गई मुझ पे. ठीक है, I missed it, honestly I missed it. Okay, I didn't, या तो मैं मतलब मेरा इस टाइम तक हो चुका था जितना भी, मतलब जो बिकॉज आई सेड मैंने पहले 2 वो कर लिए, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मुझे एक और करना था, तो मैंने कहा यार अब मैं इसमें, और अब ये चारों, ये वाले जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, क्योंकि इसमें चारों आपको टेस्ट करने की ट्रू है कि नहीं है, तो यू हैव टू गो बैक एंड फोर्थ. तो मैंने कहा यार इसको जो है ना, आई लीव इट. ओके, लेट मी लीव इट बिकॉज इट वाज टेकिंग टू मच टाइम एंड आई डिडंट हैव दैट एंड आई वांटेड टू डू द नेक्स्ट आरसी आल्सो. So I left it, but then when I saw the answers, then I saw the explanation that Bagar said that यहाँ पे corals नहीं है most, यहाँ पे है most spectacular corals. So I said this is like a stabbing in the back. Okay, this is ये passage में पूरा time खा लिया. Yes, that's what I'm saying, that this passage will take a lot of time, and that's why I thought it prudent to leave this, and that worked because मैंने दूसरे वो वाला complete कर लिया था फिर जाके. तो इसलिए ठीक है, it's okay. But the point is कि ये इस तरह का भी हो सकता है कभी कभी आपके साथ में, कि वो वहाँ स्पेक्टेकुलर लिखा हुआ है और यहाँ पे कोरल्स लिख के उसने एक गंदा गेम खेला. ठीक है सर, जनरली मतलब मेरा व्यू कैसा रहता है, लाइक जनरली बायोलॉजिकल में फैक्चुअल होता है ना, सो आई थॉट आई वुड जस्ट पिक अप दिस एंड फिनिश इट ऑफ, बट it was I know I can understand, but I know exactly this is the problem, and these kind of questions take long time कि सभी चेक करना पड़ता है उसमें. जैसे ये एक पहला क्वेश्चन मैंने देख लिया था, तो मैंने कहा यार इसमें तो बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको बाद में करने का सोचा. ठीक है, चलो. Which of the following is a takeaway from Hologen theory? हाँ, एक्सक्यूज मी सर 7th में स्पेक्टेकुलर और नॉर्मल कोरल सेम ही साउंड कर रहा है सर, उसको आप बताना एक बार, जो उस वर्ड से उसने. नहीं यार, देखो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट स्पेक्टेकुलर कोरल्स वर्क हैंड इन हैंड. दैट मीन्स दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट मोस्ट कोरल्स. कोरल्स के अंदर भी एक कैटेगरी है स्पेक्टेकुलर कोरल्स की, और वो उसमें से मोस्ट वर्क हैंड इन हैंड. तो दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट दैट मोस्ट कोरल्स. देखो बात सही है उसकी, यू कैन नॉट, मोस्ट स्पेक्टेकुलर कोरल्स डजंट मीन मोस्ट कोरल्स. ओके यार, अगर मैं बोलूं कि मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन in IPL have scored 5 centuries, so can you say that most batsmen have scored 5? I mean, maybe the analogy is not perfect, but there is a difference ना. आपने एक बैट्समैन की कैटेगरी है, उसमें प्रॉमिसिंग बैट्समैन की दूसरी कैटेगरी है, आप उनकी बात कर रहे हो, तो इसलिए वो अलग हो जाता है. ठीक है, तो आई एग्री विद द आंसर, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट दिस वाज चीटिंग टू माय माइंड. ठीक है. Which of the following is a takeaway from hologenome theory? तो hologenome theory क्या कहती है कि अगर जो एवोल्यूशन है, ओके, जो नेचुरल सिलेक्शन है, दैट वर्क्स ऑन नॉट जस्ट द होस्ट बट आल्सो द एसोसिएटेड डिपेंडेंस जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर, उनके ऊपर भी काम करता है. ठीक है, तो एवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट ऑन अ होस्ट जीनोम एंड ऑल द माइक्रोबियल जीनोम्स ऑफ ए होलोबायोट. दिस लुक्स परफेक्टली फाइन. ओके, इसमें अब एक आपको, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप ये मार्क कर दोगे कि डज नॉट एक्ट ऑन, वहां पे लिखा था डज नॉट जस्ट एक्ट ऑन दिस बट एक्ट्स ऑन दैट आल्सो. So if you don't read it carefully, you may mark this as wrong. Okay, so B, C सब गलत है, A is right.
All right, so let's now बोथ कैसे गलत है इसमें? both कौन सा गलत है? फोर्थ यस सर, फोर्थ में पता था। D. यस सर. कहाँ लिखा है? अच्छा, plays a more important role in evolution of a holobiont than of an individual organism. Where do you infer this from? That it is more important in the case of a holobiont than in the case of individual organisms. Please read this again. Okay, I'm holding it. Please tell me from where did you infer this? Okay sir, got it. नहीं है ना, वो नहीं है, आप एक्चुअली थोड़ा गलत समझ गए उसको, वो नहीं है. All right, चलिए, fine. Now we go to Mr. Hegel, okay, which is a very sorry to use this word. It's not a very straightforward thing. So मैं इसको बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा आपको, इसका मैं मेन आइडिया बता देता हूँ. Okay, I'm not going to get into the depths of this passage. This passage talks about Hegel's theory of ideology, okay, or idealism, where he says that you have basically some ideologies. Okay, now your ideologies, that means your beliefs and your thoughts and your values, they make you take actions. Okay, they lead you to take actions, and that is how the real world happens. Okay, it is not the other way around. That means आपके ideology जो होती है, okay, your consciousness, okay, that precedes the material world. Okay, जो outside की world है वो वहां से आती है. मतलब आप जो आपके वैल्यूज और थॉट्स हैं उसके बेसिस पे आपकी मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होती है. ओके, ये जैसे ये बोल रहा है, ऑल ह्यूमन बिहेवियर इन मटेरियल वर्ल्ड एंड हेंस ऑल ह्यूमन हिस्ट्री इज रूटेड इन प्रायर सेट ऑफ कॉन्शियसनेस. दिस कॉन्शियसनेस मे नॉट बी एक्सप्लिसिट और सेल्फ अवेयर एज आर modern political doctrines, but may rather take the form of religion or simple cultural or moral beliefs. And yet this realm of consciousness in the long run becomes manifest in the material world, indeed creates the material world in its own image. Consciousness is a cause and not effect. Okay, so Hegel says जो आपकी consciousness है and that leads you to ideologies, so that then create the material world around you. Okay, that is what he is saying. Whereas जो बाकी के thinkers हैं, Hegel's idealism has fared poorly at the hands of later thinkers. Marx reversed the priority of real and ideal completely, relegating the entire realm of consciousness, religion, art, culture, to a superstructure that was determined by the prevailing material mode of production. तो इसने रिवर्स कर दिया. इसने कहा कि भाई मटेरियल वर्ल्ड पहले होती है. Okay, material world comes first, and then your consciousness or your ideology of religion and everything else that gets determined. Okay, तो ये कहता है कि नहीं, पहले आपकी आइडियोलॉजी होती है, आपकी कॉन्शियसनेस होती है, उसके कारण जो मटेरियल वर्ल्ड आप क्रिएट करते हो वो मटेरियल वर्ल्ड उससे जनरेट होती है. ये कह रहा है नहीं भाई, मटेरियल वर्ल्ड पहले होती है, उससे आपकी कॉन्शियसनेस क्रिएट होती है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेगल एंड दीज अदर फिलोसफर. Paul Kennedy ascribed the decline of great powers to simple economic overextension, but whether a highly productive modern industrial society chooses to spend 3 or 7% on defense rather than consumption is entirely a matter of society's political priorities, which are in turn determined in the realms of consciousness. The materialistic bias of modern thought. First set is doable as compared to seconds. Okay, ठीक है, that's okay. I mean, I don't dispute. Materialist bias of modern thought is characteristic not only people of left, but who may be sympathizing Marxism, but also passionate anti-Marxist. तो ये कह रहा है कि जो materialist thought है, okay, जो मैंने ऊपर आपको बताया मार्क्स और इन लोगों का, ये सिर्फ लेफ्टिस्ट नहीं है. लेफ्टिस्ट मतलब जो कम्युनिस्ट होते हैं, जो कि मार्क्सिस्ट भी कहलाते हैं, लेकिन एंटी मार्क्सिस्ट के लिए भी है. दैट मीन्स राइट वाले जो होते हैं, राइट विंग, वो भी इसी मटेरियलिस्ट बायस ऑफ मॉडर्न थॉट को समझते हैं. So one might label the Wall Street school of general deterministic materialism that discounts the importance of ideology in culture and seen man essentially as a rational profit maximizing individual. तो ये जो राइट विंग वाले भी होते हैं, ये कहते हैं कि भाई इंसान जो है वो एक रैशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल है. ओके, और जो आइडियोलॉजी और कल्चर ये सब चीजें बाद की बात है. ठीक है, ये बाद में आती है. ये आपका प्राइमरी वो नहीं है. प्राइमरी मोटिव आपका जो होता है हर समय वो होता है रैशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग. बट वन स्मॉल एग्जाम्पल विल इलस्ट्रेट द प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर. अब ऑथर ने अपना व्यू दिया है कि ये जो मटेरियलिस्ट के व्यूज हैं, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है. तो मैक्स वेबर का उसने कहा कि इसने अपनी बुक में लिखा है कि डिफरेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक कम्युनिटीज थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका समड अप इन प्रोवर्ब दैट प्रोटेस्टेंट ईट वेल व्हाइल कैथलिक्स स्लीप वेल. तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आप क्या चाहते हो, वो डिटरमिन करता है आपका बिहेवियर. ओके, मतलब आपकी जो थॉट्स और जो बिलीफ्स होते हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं कि आप कैसी सोसाइटी अपने आसपास बना रहे हो. तो प्रोटेस्टेंट जो हैं, ओके, तो प्रोटेस्टेंट आर मोर ऑफ लेट्स से इन द ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल टाइप, वेयर जो कैथलिक्स होते हैं दे आर मोर इन द
people who are more driven by religion, culture, and all of these things. So they sleep well. Weber noted that in many traditional peasant communities, raising the piece work rate had the opposite effect of lowering labor productivity. तो वो कह रहा है कि यार जब जहाँ पे उन्होंने काम का रेट बढ़ा दिया किसी भी काम को करने का, अगर वो आपको you know, for working for 1 hour they paid you 10 rupees, then they started paying you 20 rupees. So they expected the productivity to go high because generally people would want to earn more money, so they will work even more. Whereas this had the opposite effect of lowering productivity. At the higher rate, a peasant accustomed to earning 2.5 marks per day found he could earn the same amount by working less, and did so because he valued leisure time more. That means कि उसने काम करना कम कर दिया क्योंकि वो बोला कि यार मैं तो I value leisure time more. So his ideology is thought is what of leisure time. So that defines the material world around him, not the other way around. कि material उसको पैसा ज़्यादा दे रहे हो आप, तो वो अपनी ideology को change कर ले, right? So this is the problem with this approach. What do you mean? Choice of leisure over income, or the militaristic life of Spartan hoplite over the wealth of Athenian trader. ये स्पार्टन्स होते थे, एथेन ग्रीक आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में. स्पार्टन लाइफस्टाइल मतलब कि बहुत ही बेसिक. ओके, इफ समबडी लिव्स अ स्पार्टन लाइफस्टाइल मींस वेरी मिनिमलिस्टिक बेसिक लाइफस्टाइल विदाउट एनी टू मच फैंसी थ्रिल्स. It cannot possibly be explained by impersonal working of material forces, but come preeminently out of sphere of consciousness. So this comes out of consciousness. A central theme of Weber's work was to prove that contrary to Marx, material mode of production, far from being the base was a super structure with roots in religion and culture, and that to understand the emergence of modern capitalism, one had to study their antecedents in the realm of spirit. ठीक है, इतना समझ लेते हैं इसको. अब क्वेश्चन पे चले जाते हैं. According to the Hegelian view, the roots of all ideology lie in consciousness. Okay, ये तो simple है, मतलब I think this was very straightforward. Okay, ये तो I think most of the people would have done it correctly. इसके लिए ज़्यादा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी. It can be inferred from the passage that people on the right would. ये भी easy question है. देखो question इसकी easy है, right? ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि the materialistic bias of modern thought is characteristic not only of people on the left, but of many passionate anti-Marxists as well. So people on the right, ठीक है, subscribe to materialism like the people on the left. ये becomes the correct answer, right? बहुत straightforward, simple दिया हुआ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं. What is the primary concern? This is a little more challenging question in this. To dismiss the doctrine of idealism under the realm of materialism as the prevailing material mode of production controls. देखो author ने end में क्या बोला है? Author में end में he has gone with Hegel, right? He has not gone with these guys जो दूसरे थे, Marx और ये बाकी के लोगों के, उसमें नहीं गया है, right? He has gone with Max Weber, and he said that कि ideology पहले आती है. So he is not dismissing the doctrine of idealism. Therefore, this is wrong. To stress the deterministic role played by consciousness in shaping society. यही हम बोल रहे हैं अभी कि उसने idealism या consciousness का जो role है shaping the society, वो इसने stress किया. तो this looks okay. To demonstrate the complexity of relating philosophy of the ideal. Complexity कुछ नहीं है इसमें. Okay, complexity इसमें नहीं है. इसमें एक theory ऐसा बोलती है, दूसरा theory उल्टा बोलती है बस. तो इसमें कोई difficulty कुछ नहीं. To prove that societal consciousness assume the form of ये तो बिल्कुल ही become the correct. ऑप्शन को वहां से इन्फर कर सकते हैं, यहाँ पे दिया था कॉन्शियसनेस इज कॉज नॉट इफेक्ट. कौन सा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट. The consciousness is the cause, not the effect. Correct. Yes. All the following can be understood from the passage except at least one materialist theory posits man as a rational. Yes, ये तो बोल रहा है ना, ये जो पॉल कैनेडी और ये इन लोगों की थ्योरी है, और ये जो ये यहाँ पे भी बोल रहा है, this materialist bias, man is essentially a profit maximizing individual. तो दे रखा है ये तो, right? So इसलिए ये तो नहीं है ये. Hegel believed that one may not be entirely aware of how consciousness, ये तो clearly दे रखा है यहाँ पे. ये देखिए, the consciousness may not be explicit and self-aware. ठीक है, तो ये this is given. So this is also wrong. Paul Kennedy believed that great empires declined because of economic reasons. ये दिखा हुआ है यहाँ पे. Paul Kennedy ascribed the decline of great powers to simple economic overextension. It is also given. D is the right answer. Why it is the right answer? Because of one word. वहां पे लिखा है impinge और यहाँ लिखा हुआ infringe. बस इसके कारण ये गलत हो गया ऑप्शन, मतलब करेक्ट हो गया.
देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, इन्फ्रिंज नहीं लिखा हुआ है, इम्पिंज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इन्फ्रिंज और इम्पिंज में बहुत बड़ा फर्क है। व्हाट इज इन्फ्रिंज? break rules हाँ, इन्फ्रिंज मीन्स टू वायलेट, राइट, और ब्रेक, ओके। और व्हाट अबाउट इम्पिंज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पिंज? pin down. नहीं, ये देखिए, impinge. Hegel did not believe that real world confirmed or could be made to conform to ideological preconceptions of philosophy professors in any simple-minded way, or the material world could impinge. Impinge मतलब कि it could force upon. Okay, if you force upon something, okay, then that is impinge. You are impinging upon. You are encroaching in a way. Okay, तो ये कह रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो impinge नहीं कर सकती आइडियल पे, तो that's what is wrong here. यहाँ पे infringe लिख दिया इसने, तो गलत है. All right, so questions were not difficult. Okay, so now somebody might say कि सर आपने तो बोला था इसको एंड में करो, ठीक है यार, it's okay. Questions turned out to be easy, but it doesn't mean that passage पढ़ना भी easy नहीं था. It took a little while, तो टाइम स्पेंड तो हुआ उसमें, ठीक है सर. हाँ सर मुझे जो डी ऑप्शन लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि वो वैसे ही गलत दे रखा है, मतलब वहाँ पैसेज में लिखा था कि हेगल डिड नॉट बिलीव दैट द मटेरियल वर्ल्ड कुड नॉट इम्पिंज, ऐसा कुछ लिखा था. यहाँ पे लिखा है हेगल बिलीव, he believed that material world could not impinge लिखा होता है. ये तो नहीं सर, वहाँ पे लिखा था हेगल डिड नॉट बिलीव, यहाँ पे लिखा है हाँ, हेगल तो बिलीव. he believed that it could not. वहां बोल रहा है कि he did not believe that it could, यहाँ बोल रहा है it believed that it could not. तो एक ही बात है ना. ओके, अरे आप समझो बात को. वहां पे बोल रहा है he did not believe. See, if suppose I say that I do not believe that he can crack cat, he could crack cat, ठीक है. और मैं अगर बोल रहा हूँ कि I believe that he could not crack cat, cannot crack cat, तो दोनों सेंटेंस सेम है कि गलत है? हाँ सर सर. सेम है ना. तो वो गलती नहीं है, आप वो गलत चीज मत पकड़ो. ये इन्फ्रिंज वर्ड गलत दिया हुआ है, इसलिए वो है एग्जैक्टली सिर्फ एक अगर यहाँ पे इन्फ्रिंज की जगह इम्पिंज लिख देता तो ये करेक्ट होता आंसर, ठीक है. यस सर. ठीक है, चलिए. हाँ बोलो. पैसेज एक बार वो स्लाइड शो करना. हाँ बोलो. सर इसमें आवाज सर ये ना जैसे लास्ट सेकंड पैरा है ना, ये मार्क्स वाला, इसमें ये गिवन है ना कि बट ऑफ मैनी पैशनेट एंटी मार्क्सिस्ट एज वेल, तो ये मतलब मार्क्सिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले लेफ्ट हो गए, तो एंटी मार्क्सिस्ट राइट होने जरूरी है. राइट, वो राइट वाले हो गए. ये दिखा ना, देखो. इंडीड there is on right what one might label Wall Street Journal of deterministic materialism that discounts the importance of ideology. तो ये कह रहा है कि जो लेफ्ट वाले हैं और राइट वाले हैं, दोनों यहाँ पे एग्री करते हैं मटेरियलिस्टिक बायस ऑफ मॉडर्न थॉट. तो उसमें मार्क्सिस्ट ये हुए और राइट एंटी मार्क्सिस्ट हो गए, ठीक है. ये कैसे पता लगेगा, मतलब प्रायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वो आइडियोलॉजी? प्रायर स्टेट ऑफ, ये मतलब थर्ड पैराग्राफ में गिवन है ना, रूटेड इन ए प्रायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. नहीं, क्या बोल, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, आप नया क्वेश्चन है क्या? हाँ नया. हाँ, क्या नया क्वेश्चन क्या है? मतलब ये गिवन है ना, इज रूटेड इन ए प्रायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये प्रायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आइडियोलॉजी है ना, आप बता रहे हैं. हाँ, तो कैसे पता चलेगा? क्या चीज कैसे पता चलेगा? आइडियोलॉजी है ये, प्रायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. ये लिखा तो हुआ है, दिस कॉन्शियसनेस मे नॉट बी एक्सप्लिसिट इन as are modern but may rather take the form of religion or simple or cultural moral habits. This is what is ideology. ये लिखा ना, ideology in this sense is not restricted to secular and explicit political doctrines but can include religion, culture and complex moral value. वही चीज यहाँ बताई है इसमें. तो कॉन्शियसनेस और उसको बराबर बता दी ना. आइडियोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस ही आती है आपकी. तो कॉन्शियसनेस से आया आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी से आया मटेरियल वर्ल्ड, ये बोल रहा है हेगल. सर इसमें प्रायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस लिखा है, फिर तो उससे क्या करूं? मतलब आपका पॉइंट क्या है? पहले वाला देखो, आपने कहना क्या चाहते हो, क्वेश्चन का कौन से क्वेश्चन के ऊपर इसका असर पड़ रहा है ये बताओ. अभी यार देखो, यहाँ पे मेरे को इस पैराग्राफ पैसेज पे पीएचडी नहीं करनी है. ओके, मैंने आपको इसका, देखो मैंने आपको इसका मेन पॉइंट बता दिया है. हेगल का ऐसा कहना है कि जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है उसमें जो आइडियोलॉजी होती है उससे मटेरियल वर्ल्ड, जो आपकी बाहर की वर्ल्ड है वो डिटरमिन होती है. मटेरियल वर्ल्ड मतलब जो आप इकोनॉमिक थ्योरी बनाते हो, जो आप पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हो, जो वो आइडियोलॉजीज हैं वो आपकी इससे ड्रिवन है कि आपकी जो आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, ये सब क्या है, ठीक है. जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, उल्टा होता है. जो मटेरियल वर्ल्ड होती है वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी आइडियोलॉजी, और वो इन्फ्लुएंस करती है कि आप क्या किस तरीके से सोचते हो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर.
तो ऑथर अल्टीमेटली बोल रहा है कि नहीं, ये जो सेकंड वाले लोग हैं इनको डिस्काउंट कर रहा है और ऑथर इज गोइंग मोर विद हेगल, दैट्स इट। इससे ज्यादा देखो इस पैसेज को यहाँ पे पीएचडी नहीं हो सकती है, ओके। एंड इफ इट हैज अ बेयरिंग ऑन द क्वेश्चन वी विल डिस्कस, बट अदरवाइज मत आप उसको आरएनडी करो। आप कर सकते हो अलग से, यू कैन गूगल हेगल्स आइडियलिज्म और हेगल्स थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी, तो आप बहुत पढ़ सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। यस सर। चलो सर थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर क्यों नहीं था ये पार्ट? क्या चीज? थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, वो आंसर क्यों नहीं था? to dismiss the doctrine of idealism as the realm of under the realm of materialism as the prevailing mode of production। अभी देखो मैंने आपको अभी समझाया कि जो आइडियलिज्म है एज पर हेगल, आइडियलिज्म इज द थिंग, इज द कॉज एंड इट ड्राइव्स द मटेरियल वर्ल्ड, इफेक्ट इज द मटेरियल वर्ल्ड, राइट। जो दूसरे फिलोसफर्स हैं वो उल्टा बोल रहे हैं, और ऑथर इज साइडिंग इन द एंड विथ हेगल। So author is not dismissing the doctrine of idealism. Author is rather endorsing the doctrine of idealism as the prevailing material mode of production. He is not discounting it. He is not dismissing it. Okay? Okay, sir. Okay. All right. Okay, great. Let's go to the next set of questions, which is the VA questions. ये इसमें tough है, okay? Difficult question. इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ एक क्लू है, these poems, okay, so these poems refer to ये जो यहाँ पे दी हुई है, in poems such as this, तो mandatory pair we get 4 3, okay, so you got to now work around with this। so इस तरह की questions में the best approach is you try to form different possibilities। so okay, you can try 4 3 and then something, or you can have something then 4 3 and then something, or you can have something something and 4 3. These are the only 3 options left once you have identified a mandatory pair, isn't it? Do you agree or not? Yes, sir. Okay, now let's see whether starting with 4 3 takes us anywhere। so in poems such as this, Hopkins wrestled with this smashed open the sonnet form, but wonderful and this blah blah blah। more sensible I think is to recognize these poems as different this। फिर कहाँ जाएंगे? The idea that only work that pushes boundaries is really worth reading seems troubling। see, this should come before this, because in this fourth he is talking about 2 different poems where you are trying to push the boundaries of the poems in certain way, okay, you wrestle with and smash open the sonnet form, okay, so you are trying to push boundaries। see, pushing boundaries means what? That any poem or any work of literature or any work of art, if it is given in a certain form which is accepted in a certain form with a boundaries, you push boundaries means you make that, basically you extend that and you include something else also in that। so जैसे यहाँ पे बता रहा है in poems such as Spelt and this, he wrestled with and smashed open the sonnet form, that means he's trying to break the boundaries। but as wonderful and strange as those early sonnets are, can one definitively say that they are better, more powerful than the terrible sonnets in his final years, of which conventions of the form reasserted themselves? That means this fellow, whoever is this Gerard Manley Hopkins, he tried to smash open the sonnet forms and created something, but then again in his final years he came back to this form। do you get this point of this sentence? that this, जैसे suppose करो कि मैं I create some kind of music, so I create let's say some rock or something। now I push the boundaries, I include blues also in that, or I include soul also in that, suppose। but then in my later years I reassert or I come back to my original rock। so can one say that that material that I created with the blend of rock and soul or something else, was it better than this rock only that I had created? ये उस तरह की बात कर रहा है। that means this one is describing the pushing of boundaries। so therefore this one cannot come after this, one can come before this only। तो इसलिए ये वाला this option is wrong। now you are left with 2, either you put 1 here or you put 1 here, okay। so does this make sense? the idea that only work that pushes boundaries is really worth reading seems troubling। in poems he wrestled, he smashed open, but again he came back। more sensible I think is to recognize these poems simply as different। okay, so he's saying देखो ये poem जो है इनको आप sensibly ऐसा करो कि एक जैसे different मान लो, इनको ये मत मानो कि यही था और same है। such as Alice Oswald's expansion dark form or this। perhaps the real radicalism in poetry lies in acknowledging and valuing more conservative forms alongside more
current examples of resistance if they are really interested in diversity. That is, this gives a conclusion. So therefore 1432 becomes the order, and this 2143 is not correct because this is like a conclusive sentence. So therefore this also goes out, and 1432 टफ है क्योंकि इसमें ये सेंटेंस समझना और इसको इट टेक्स अ लिटिल वाइल. सो माय सजेशन इज, नहीं आ रहा इसको एक कुछ भी लगा दो, इसमें नंबर तो कटने वाले हैं नहीं नेगेटिव, तो लगा दो और आगे बढ़ो. डोंट स्पेंड मोर देन, सी पैरा जंबल्स में एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो बनता होगा तो वो जल्दी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो यू स्ट्रगल फॉर इट विद इट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, नहीं मिलेगा आपको. डोंट वेस्ट टाइम. ओके, डोंट वेस्ट टाइम. एक अगर इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई 1 or 2 सेंटेंसेस, ट्राई टू सी इफ यू कैन पॉसिबली क्रिएट समथिंग एल्स, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, दिस वाज चैलेंजिंग बाय एनी स्टेज ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, दिस वाज इजी. इसमें हाँ सर 17th में ये पूछा था परहैप्स से कभी मतलब स्टार्ट जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. परहैप्स से नहीं हो सकता. देखो इंग्लिश में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा आपको कि इससे सेट पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, उससे पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, सब कॉन्टेक्चुअल होता है. ये जो सेंटेंस है ये हो सकता है शुरू में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये perhaps the real radicalism in poetry lies in acknowledging. तो इसने सब एक्सप्लोर करके देख लिया कि इन्होंने इसको दोनों को अलग अलग कंसिडर किया, मतलब अलग अलग नहीं, एक ही कंसिडर किया, फिर अलग अलग भी कंसिडर करके दे दिया, फिर कह रहा है नहीं, रियल रेडिकलिज्म लाइज इन दिस. तो ये कंक्लूसिव है. तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि परहैप्स अगर आ गया तो वो शुरू में नहीं आ सकता, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है. ओके, कोई रूल नहीं है. ऑलराइट, 1 और 4 पेयर कैसे हैं? क्योंकि इसमें 1 में आपने आइडिया बताया कि आइडिया दैट वर्क पुशेस बाउंड्रीज, और 4 में पुशिंग द बाउंड्री हो रही है, तो पेयर है वो. सर बट उसका मतलब थोड़ा नेगेटिव वो शो हो रहा है ना फर्स्ट में, इज रियली वर्थ रीडिंग सीम्स. हाँ, तो आइडिया दैट ओनली वर्क दैट पुशेस बाउंड्रीज इज रियली वर्थ रीडिंग सीम्स ट्रबलिंग. फिर उसको उसने एक्सप्लेन किया इसमें कि जिस ऑथर ने अपना वर्क की बाउंड्रीज को पुश की थी, फिर उसके बाद में बताया कि हमको उन वर्क्स को डिफरेंट कंसीडर करना चाहिए, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन है. देखो मेरा आपको सजेशन नहीं समझ में आ रहा ना, तो मत उससे स्ट्रगल करो. ओके, लीव इट. आपको अगर ये चीजें, ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डोंट ट्राई टू अननेसेसरली गेट इट इनटू योर माइंड, बिकॉज ये 4 सेंटेंस से आप इसका, आपको अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना तो इसको गूगल कर लेना, और जहां पे भी ये पैराग्राफ एक आर्टिकल का पार्ट हो, उस पूरे आर्टिकल को पढ़ो आप, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो ऐसे 4 सेंटेंसेस से डोंट ट्राई टू kind of make any judgments. Okay, this was the order, and accept it and move. Okay sir. Nutrient composition and caloric intake have traditionally been used to devise optimized diet. अब यहाँ पे बता रहा है कि देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ऑनसेट ऑफ डिले डिजीज एंड डिले एजिंग, मतलब ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज की बात कर रहे हैं कि आप उनको पोस्टपोन कैसे कर सकते हो. आपको न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन, कैलोरिक इंटेक, और क्या क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट ऑफ मील साइज एंड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो पीरियड्स ऑफ फास्टिंग, ये सब करना चाहिए आपको. तो ये सब करने से कंट्रोल मील साइज, पैटर्न्स, पीरियड्स ऑफ फास्टिंग, सो आप बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हो टू प्रिवेंट, पोस्टपोन एंड ट्रीट द सोशियो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ क्रॉनिक डिजीज एसोसिएटेड विद एजिंग. अब ए कहता है द कॉस्ट ऑफ एज रिलेटेड डिजीजेस कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड by combining the benefits of fasting with those of a balanced diet. What is the issue here? Cost. I've marked A, but I think cost is incorrect. Cost. I think research वगैरह की बात नहीं करेगी. किसकी? सर रिसर्चिंग की. नहीं, एक मिनट यार, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें, आप लिस्ट डाउन करो ना, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन. ठीक है, न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन, कैलोरिक इंटेक, मील साइज, फास्टिंग. 4 चीजें बताइए. यहाँ पे कितनी चीजें बताई है इसमें? फास्टिंग एंड फास्टिंग और बैलेंस डाइट, मतलब न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन. सिर्फ 2 चीज बताई. वेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट कैलोरिफिक इंटेक, वेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट मील साइज, पोर्शन साइज, दे हैव नॉट टॉक्ड. तो गलत है, इसलिए गलत है. ये तो ठीक है, कॉस्ट, देखो कॉस्ट तो लिखा है ना, सोशियो इकोनॉमिक बर्डन, तो सोशियो इकोनॉमिक बर्डन में कॉस्ट आ गया ना, तो दिस पार्ट इज ओके, दिस इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके जस्ट गिविंग 2 of these 4. It is worthwhile to invest in developing an effective regimen combining balanced diet, आ गया बैलेंस डाइट, फास्टिंग, ये आ गया, कंट्रोल्ड मील साइज, कंट्रोल्ड मील साइज.
टू एमिलिएट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जेरियाट्रिक। 3 आ गए, ठीक है। कैलोरिक इंटेक नहीं आया तो चलो वो पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट में आ गया। कैलोरिक इंटेक जो है ना वो इन्होंने इसी में कंसिडर कर लिया, तो इसलिए इसको भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले में 2 आउट ऑफ 4 थे, इस वाले में 3 आउट ऑफ 4। रिसर्चिंग ऑन जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक मीन्स ओल्ड एज, जेरिया पता होना चाहिए आपको, जेरियाट्रिक मीन्स ओल्ड एज। Research on exposing people suffering from age-related diseases to the benefits of combining good diet with this is lacking and the need of the hour. Research on exposing this is the need of the hour. या ऐसा हमें future endeavors should be directed to, ठीक है चलो। Research on exposing this people suffering from this good diet with intermittent fasting, इसके अंदर भी ये नहीं आना, ठीक है। Meal size. Older people can postpone or even avoid the onset of diseases through diet alternating with periods of fasting. Can avoid, postpone or avoid, ऐसा है क्या? Ameliorate and postpone ना, and delay aging. Avoid तो नहीं कर सकते ना? Can anyone avoid? बताइए। हाँ? So you can postpone, you can delay. मतलब आज aging जो है आपकी, वो आप delay कर सकते हो, but you cannot avoid यार। We are all human beings, so इसमें ये भी गलती है। सर हाँ, इस वाले में ओल्डर पीपल भी बोलना सही नहीं रहेगा ना? ओल्डर पीपल भी ठीक है यार, क्योंकि वो ओल्ड के लिए ना, ये ओल्ड लोगों की डिजीज के लिए, तो मतलब वो एजिंग के साथ था, तो मतलब ओल्डर पीपल एक ओल्डर चल जाएगा फिर भी, ठीक है। लेट्स नॉट निटपिक, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसको भी अगर आपने गलत किया है तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बट से स्टार्ट नहीं होगा। इट इज गेटिंग हार्डर फॉर देम, हमें नहीं पता कौन है। मेल्स लाइट अप, कौन से मेल्स है, विच स्पीशीज वी आर टॉकिंग अबाउट? तो वी टॉक अबाउट फायरफ्लाइज। तो फायरफ्लाइज यूज देयर स्पेशल ग्लोइंग पावर्स इन कोर्टशिप, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे। मेल्स तो कैसे करते हैं वो लोग, हाउ डू दे यूज? मेल्स लाइट अप टू सिग्नल अवेलेबिलिटी। तो मेल जो है जब वो अवेलेबल होता है तो लाइट अप हो जाता है, फीमेल्स रिस्पॉन्ड कर देती है, पैटर्न फ्लैशेस, वो अपने आप को ऐसे फ्लैश चमकाती है टू शो दैट दे आर इन मूड। तो हो गया दोनों का, ठीक है, मौसम रंगीन हो गया। अब क्या होता है, लेकिन ब्राइट लाइट फ्रॉम बिलबोर्ड, स्ट्रीट लाइट्स इज इंटरफियरिंग एंड ब्लॉकिंग। अब क्या हो गया कि इनके बीच में कबाब में हड्डी कौन बन गया? बिलबोर्ड की ब्राइट लाइट। ये बेचारा चमक रहा है, ठीक है, वो भी अपने आप को फ्लैश कर रही है, और अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स और हाउस लाइट्स और बिलबोर्ड की लाइटें आ गई। तो अब इनको समझ ही नहीं आ रहा, हाँ क्या हो रहा है? प्राइवेसी डिस्टर्ब कर, नहीं प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं कर दी, सिग्नल ही कंफ्यूज कर दिया ना। भाई सपोज करो कि यहाँ पे एक वो है, वहाँ पे उधर एक बिलबोर्ड भी है, तीसरी जगह पे कोई बिलबोर्ड भी है, तो ये भी चमक रही है, वो भी चमक रहा है, तीसरा बिलबोर्ड भी चमक रहा है, जो समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इट इज गेटिंग हार्डर फॉर देम टू रिप्रोड्यूस बिकॉज लाइट पोल्यूशन इज आउटशाइनिंग देयर मीटिंग सिग्नल्स। तो इसलिए ऊपर एंड 4 3 1। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, दिस वाज टफ। इसके जो दोनों पैरा कंप्लीशन क्वेश्चंस हैं, ये मैं थोड़ा सा इनसे आई हैव सम इश्यूज विद दैट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बट ठीक है, जो आंसर दिया है मैं आपको वो बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन 2 आंसर दिया है इसने कि मार्च ऑफ 1988 मार्क द स्टार्ट ऑफ अ कल्ट फॉलोइंग एंड लाइफस्टाइल चेंज फॉर मेनी पीपल। तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड द बिग लेबॉस्की, आप देखेंगे टीवी पे, इसमें वो क्या नाम है, जेफ, ही इज अ कैरेक्टर। तो ये उसके बारे में है, ओके। एंड इसको उन्होंने सेकंड पे फिट कर दिया है कि द गुनी रिवैम्पिंग द लव फॉर अ सर्टेन कॉकटेल इंस्पायरिंग अ होल न्यू क्वासी रिलीजन डूइडिज्म। March of 1998 marked the start of a cult following and a lifestyle change for many people, the followers of Buddhism. तो मतलब I don't know how it is fitting in here. Okay, मतलब मैंने इसको गलत ही कर दिया था, मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया था 1 पे, ठीक है। I had marked that 1 because हाँ सर मैंने भी मैंने 1 भी यही 1 पे किया किया था, था ये सर। ड्यूडिज्म गिवन और उसके बाद फॉलोअर्स ऑफ ड्यूडिज्म है, हाँ वो तो हाँ, वो मतलब कोई भी ये लॉजिक जो होता है पैराग्राफ का कि एक यहाँ पे डूडिज्म की बात हुई है, तो अब आप बाद में फॉलोअर्स ऑफ ड्यूडिज्म प्रैक्टिस करोगे, तो मतलब मुझे नहीं समझ में आया ये, तो मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में घुस नहीं रहा हूँ, ठीक है। शुभांगी बोलिए। तो मैंने अटेम्प्ट बाद में करा, तो मैंने ऐसे सोचा कि फर्स्ट में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल चेंज। तो लाइफस्टाइल चेंज मुझे थोड़ा सा यहाँ से लगा कि वो फिलोसफी ऑफ लाइफ टू गो ऑन विद द फ्लो, तो इसीलिए मैंने सेकंड में डाल दिया था कोई बाद बात नहीं, में। ठीक है। देखो देखो मेरा क्या इशू है इसमें कि द बिग लेबॉस्की हैज लिव्ड ऑन थैंक्स टू दीज फॉलोअर्स। So I thought that this marked the start of a cult following and a lifestyle change for many people. So these are the followers that are being referred here.
whereas it turns out that these followers as per this guy is these experts, movie goers. So I don't know, मतलब Yeah, it was confusing, debatable. वो फॉलोअर थोड़ी ना होते हैं जो मूवी हाँ? गोवर होते हैं। फॉलोअर तो मतलब ये कल्ट होता है ना, फिर जो मूवी को जाते हैं वो फॉलोअर कहाँ होते हैं? क्या चीज? मतलब जैसे आप बता रहे हो मूवी गोवर्स फॉलोअर बोल रहा है, तो हाँ। वो थोड़ी ना होते हैं, कल्ट वाले फॉलोअर होंगे। क्यों नहीं हो मैं सकते? ऐसे ही सोच रहा था स्टार्टिंग में तो। नहीं तो आपने 2 लगा दिया। नहीं नहीं, फर्स्ट पे लगाया था। अरे ठीक है, देखो देखो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये 2 पे नहीं ठीक लग रहा है, बट अब ठीक है, वो करेक्ट आंसर तो मेरा काम है आपको आंसर बताना। ठीक, आई डोंट एग्री, आई हैड मार्क्ड रॉन्ग एंड आई स्टिल डोंट सी। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन अगर पहले आपको बताया था कि मैंने गलत किया तो आई एग्रीड कि हाँ, देन आई रियलाइज कि ठीक है वो करेक्ट है। जो कोरल वाला क्वेश्चन था ना उसमें मोस्ट स्पेक्टेकुलर, तो मैंने छोड़ ही दिया था वो, तो देन आई रियलाइज कि हाँ ठीक है। लेकिन इसमें मैं आई एम नॉट कन्विंस्ड हियर अबाउट 2, तो इसलिए इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड देन आई वुड डोंट इवन ट्राई टू कन्विंस यू। ठीक है, तो आपने अगर 2 लगाया है एंड इट इज टर्न आउट टू बी राइट देन दैट्स गुड। नहीं लगाया है तो ठीक है, मे बी विल आई ट्राई टू फिगर आउट, ये पैराग्राफ निकाल के लाऊंगा कहीं से जहाँ पे दिया हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। होता है ऐसा, 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है। दिस वाज इजी क्वेश्चन यार। सर इसमें सर इसका हाँ? सर जो पिछले वाले में डाउट है कि उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दिया होगा फिर सेकंड मार्क करने का? वो कोई जस्टिफिकेशन मेरे को नहीं समझ में आया ना, दैट्स व्हाई आई डिडंट एक्सेप्ट इट। देखो यार, आप एक चीज समझ लो कि जो ये बनाते हैं वो ऊपर से उतर के तो आए नहीं है। ठीक है, दे आर ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो फुल ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। आई नो, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, ये जो बनाते हैं वो भी मुझे पता है। तो इसलिए मैं उनकी बात सुन के अपने व्यूज, अनलेस आई एम कन्विंस्ड, आई डोंट एग्री। ठीक है, तो उन्होंने कुछ दिया है जो मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, दैट्स व्हाई आई डिडंट इवन वांट टू गेट इनटू इट। ठीक है, सो इसलिए आई मीन इसलिए अभी आई एम मूविंग फॉरवर्ड। आई डोंट एग्री, सिंपली आई डोंट एग्री विद दैट। ये देखो मैथ्स तो है नहीं कि जिसमें कोई किसी को चैलेंज करके कोई वो हो जाएगा। तो आई डोंट एग्री विद दैट फेलोज एक्सप्लेनेशन, एज सिंपल एज दैट। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मतलब आई डोंट नो, इसमें भी सिंपल सी बात हो रही है कि जो बिहेवियरिस्ट हैं, देखो belief is a state of mind of a certain sort, but behaviorists deny that there are states of mind at least, therefore avoid the word believe, and they use they would mean characteristics of bodily behavior. तो ये पूरा पैसेज बिहेवियरिस्ट के ऊपर है, दिस इज नॉट इन जनरल। सो ये जो बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, देयर इज नथिंग कॉल्ड माइंड, ही इज नॉट रेफरिंग टू द बिहेवियरिस्ट। ओके, वी हैव टू रेफर टू बिहेवियरिस्ट हियर, तो ये गलत है। बिहेवियरिस्ट कंसिडर बिलीफ टू बी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी रादर देन माइंड, दिस लुक्स ओके। बिहेवियर एक्ट्स एट 2 लेवल्स, अगेन बिहेवियरिस्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। इसलिए इसमें सिंपल था चूज करना बी, बिकॉज दिस होल पैसेज hinges upon how the behaviorists deny a certain traditional belief. Okay, तो आई होप कि आपका सही हुआ होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं। यस सर। ओके, अब स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क देखो, इसमें अब कुछ लोगों ने इसमें डी मार्क कर दिया होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने बी मार्क किया होगा। वो ये कह रहा है कि जो क्लस्टर्स हैं, अब आपका एक सपोज करो नेटवर्क है, उस आपके नेटवर्क में कुछ लोग हैं जो आपके कनेक्टेड हैं। अब बहुत सारे क्लस्टर्स हैं ऐसे, इसको क्लस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्लस्टर्स हैं। अब इसमें हो सकता है कि एक ये वाला जो है ये इससे कनेक्टेड हो, इधर एक कोई ये इससे कनेक्टेड हो। ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, तो ये इंटरकनेक्शन होना भी जरूरी है। ओके, जो आपका नेटवर्क जो है उससे जब रैंडमली कोई दूसरे क्लस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो ये जो नेटवर्क बन जाता है, इसको इसने स्मॉल वर्ल्ड क्लस्टर बोला है, राइट? Is a network structure with a lot of clusters, but there are also connections or bridges between these clusters. You can imagine a small world network is somewhere between random and clustered network. It's clustered, but with random connection between clustered. ठीक है? In pre-internet, you spend most of the time hanging out with the same colleagues, but whenever you want to party, you bumped into people that expanded your worldview. तो जैसे आप बोल रहे हो कि आपका जो प्लेग्राउंड का ग्रुप है वो ये है, लेकिन आप इस पार्टी में गए, वहां पे आपको ये पसंद आ गया, आप इसके साथ हैंग आउट करने लगे। इस पार्टी में गए या इस जगह पे गए, आपको ये पसंद आ गया, तो ये आपके रैंडम कनेक्शंस दूसरे क्लस्टर्स में बनने लगे। उनका क्लस्टर अलग अलग हुआ। मतलब जैसे बचपन में हम देखते थे कि हम अपने एक नेटवर्क में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अब हमारा भाई है, उसके दोस्त भी घर आ गए, तो उसके दोस्त भी कुछ हमारे दोस्त बन जाते थे। या आपका कोई एक फ्रेंड है, वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ता, किसी और स्कूल में है, तो उसके स्कूल के जो लोग आते थे तो वो भी आपके दोस्त बन गए कभी कभी। तो इस तरह से बता रहा है कि ये रैंडम कनेक्शन हो गए क्लस्टर्स के अंदर, उनका मेन क्लस्टर वो है। और लेकिन जब आप उनसे आप when you become, they become your bridge to other clusters, तो ये small world cluster है। So there are several examples of small world networks. Small world networks क्या होता है वो नहीं पता है इसमें, इसलिए गलत है। A small world network encompasses a group of randomly collected clusters. This looks okay. Small world networks are neither random nor organized and are midway between the two. इसमें cluster की तो बात ही नहीं करी है।
A combination of clustered networks in the real world gives clustered networks का combination नहीं, random connection होने चाहिए उनके बीच में. वो जरूरी बताना कि there has to be random connections. Okay, combination is not a small world network. Combination तो मतलब ये है क्या है कि अगर ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, इनका कॉम्बिनेशन ले लिया तो रियल वर्ल्ड स्मॉल वर्ल्ड बन गया. ऐसा नहीं है, इनके बीच में कनेक्शन भी होने चाहिए रैंडम, तब जाके वो स्मॉल वर्ल्ड नेटवर्क है. इसलिए डी गलत है. तो डी कंफ्यूज कर सकता है आपको. सर सर डी में सिर्फ यही गलती है कॉम्बिनेशन वाली, और कोई भी गलती है? नहीं, कोई नहीं है. अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लस्टर्ड नेटवर्क कनेक्टेड इन रैंडम. इफ ही हैड जस्ट सेड दैट कनेक्टेड इन रैंडम या रैंडमली कनेक्टेड, इफ ही हैड रिटन दैट देन दिस वुड आल्सो वुड हैव बीन करेक्ट. अच्छा ठीक है, इन रियल वर्ल्ड सही है ना मतलब इसमें? हाँ वो ठीक है. नहीं, रियल वर्ल्ड भी जरूरी नहीं है, कोई सी भी वर्ल्ड हो सकती है. that's what sir. Real world is not necessary. रियल वर्ल्ड इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली. इनफैक्ट ये भी थोड़ा सा इशू है इसमें. यू राइट, आई डिडंट नोटिस दैट. दैट्स आल्सो गुड पॉइंट. दिस रियल वर्ल्ड आल्सो इज अ चैलेंज. ठीक. This is a cat question. हाँ, व्हाट हैपेंड? So this is a cat question. दिस इज द Cat thing. Exam. मेरे को आवाज नहीं आई आपकी. This has come. Cat exam. कैट? नो नो नो, दिस इज नॉट अ कैट क्वेश्चन. ये तो इनके कैट की क्वेश्चन नहीं देते ये मॉक में. ये पुराना क्वेश्चन है, कभी किया होगा आपने, हो सकता है लास्ट ईयर. ओके, अगेन सेम चैलेंज विद दिस आल्सो. ओके, आई एम नॉट एग्रीइंग, आई डिडंट एग्री. आई हैड पुट 2, okay, at 2, and whereas the answer turned out to be 3, because this I was not justifying this its. ठीक है, अगर आप सपोज करो you are not putting at 2, then what is this it's referring to? Sir, I also have to. Same, So sir. I didn't. The same problem with this, that I didn't agree with. There I didn't agree with 2. Here I am not agreeing with 3. ठीक है. So my challenge is basically this it's. This it's, there is nothing in this sentence before this. Okay. अगर suppose करो I don't put this sentence in 2, then what does this it's and a suite of extremely thin substances is following in its wake. In what way? Whose wake? Sir, मतलब he connected it to first quantum material graphene है ना sir? That is wrong. That is wrong. See, the rule of writing says that if you are putting a pronoun in a sentence, then the antecedent noun has to be in the previous sentence, or some reference has to be in the previous sentence. Okay, that means अगर एक सेंटेंस में इट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफीन, ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है इट्स और तीसरे में भी इट्स लिखा हुआ है, so then इट्स refers to graphene. It's very clear because this refers to this and this refers to this. But यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्राफीन, then there is a blank, and then he says it's, and then he says this it's refers to this. This is not grammatically correct. I mean, I don't agree to this. This it's has to have its antecedent noun in the sentence which is before this, and which is given in this graphene got its beginnings. That's why I put it at 2, but this fellow says it is at 3. ठीक है, इस जो बोल रहा है बोलने दो उसको, बट ये दोनों क्वेश्चन में चैलेंज है. ठीक है, तो आई नॉट. हाँ सर, मैंने भी 2 पे रखा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि या 2 पे हो सकता है या 4 पे हो सकता है, तो 3 पे रखने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट मुझे समझ नहीं आया. मुझे तो यही कोई समझाएगा ना कि एन अ स्वीट ऑफ एक्सट्रीमली थिन. सी, ये बोल रहा है, इसके सपोज करो 2 पे नहीं रखा उसने. लेट्स लुक एट दिस केयरफुली. आफ्टर अ फ्यू फॉल स्टार्ट्स, that promise is close to realization, and a suite of other extremely thin substances is following in its wake. यार, आप अभी यहाँ पे बता रहे हो कि after a few false starts, that promise is close to realization. It has not been realized yet. Now when you put graphene here, now it has got its beginnings. That means now it has started, and now it makes sense that other thin substances are also following after this. This makes more sense to me, isn't it? Yes, sir. This bugger has given, huh? The close word, if we could remove, then it would. क्या चीज? If I can remove? नहीं, close to realization के बगैर after its realization बोला तो maybe we could connect. नहीं, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. We'll not discuss more on this. उसने ऑप्शन 3 लगा रखा है. So I'll give you the right answer as per him, but as per me it is not correct. All right.
this was okay, this was moderate, it was not difficult, okay, it was not difficult because इसको समझो आप, ये 1 से स्टार्ट हो नहीं सकता. When the moon cut in the sun, ये भी बीच का सेंटेंस है. If Einstein was right and this was wrong, ये तो एंड में आएगा. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बहुत कम साइंटिस्ट थे जो रिलेटिविटी को पॉसिबल समझते थे, very few Englishmen would risk their reputation by defending the German's ideas. Eddington set out to test Einstein's theory against reality in an ingenious experiment nature herself had furnished. So this is the opening statement that says that this Eddington fellow, he set out to test Einstein's theory in an ingenious experiment. वो क्या था कि with a small team, this his refers to this Eddington. He traveled to remote island of Principe off the western coast to observe the longest solar eclipse. तो यहाँ से यहाँ तक बहुत क्लियर है. अब आपको डाउट हो सकता है कि 2 पे जाएंगी 4 पे जाएंगी. तो ये उसका कंक्लूजन है. तो व्हेन द मतलब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि व्हेन द मून कर्टन द सन, तो ये जो सन है और इसके बीच में जब मून आ जाएगा और ये अर्थ है, ठीक है. एडिंगटन होप टू सी द लाइट्स ऑफ हाइड्स क्लस्टर पोजीशन डायरेक्टली बिहाइंड द सन फ्रॉम अर्थ. तो यहाँ कहीं पे उसको लाइट दिखेगी, कुछ समथिंग विल हैपन. If Einstein was right and Newton wrong, that means this relativity was correct and Newton's thing was wrong. Then sun's massive gravitational pull would warp space-time itself, bending the path of light to make it visible from Earth, and held starlight would then be deflected from its space-time, whatever. This is the end. This is the experiment that he was trying to do. Okay, so this comes at the end. 3, 1, 2, 4. That's it. सर ये पहले किया हुआ है एक बार शायद. अच्छा, ठीक है. देखो ये लोग तो रिसाइकल करते हैं. They recycle the whole thing. पुरानी मॉक्स लेके आते हैं. Okay, so maybe you may have done it last year. All right, guys. So that's where things stand. Yes, Shubhangi. So in the first sentence, it has 5 centuries. So ये मतलब, isn't that incorrect? Huh? The first sentence has in 5 centuries. So what So is the 5. no? So what is it connected to? How do you read this 5 century? 5 centuries. I mean, The how did he do that? The longest total solar eclipse in 5 centuries. This hyphen में जब है ना, तो इसको हटा के पहले पढ़ो. Okay. Okay, that means this is the longest total solar eclipse in 5 centuries. And what is the duration of this eclipse? 6 minutes and 50 minutes. Okay, that's what is right. Okay, understand. अच्छा, अब आपको देखो, बहुत लोग चले गए हैं लेकिन उन्होंने गलत किया, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट दिखाने वाला हूँ. ठीक है, और वो शीट आपको बताएगी कि वेयर डू यू स्टैंड विज़-अ-वी रेस्ट ऑफ द पीपल हु अटेम्प्टेड दिस मॉक ऑल इंडिया. सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट शीट. सर उससे पहले सर इससे पहले एक बार प्लीज बता देंगे जो वीए का सेक्शन था उसमें इजी कौन से क्वेश्चन से मतलब जो डुएबल थे और कौन से लीव करने वाले थे. हाँ, बता देता हूँ, 1 सेकंड रुको. देखिए, ये मॉडरेट था, इसको आप कर सकते थे. ये तो मतलब अब क्या बोलूं, मतलब दिस वाज नॉट डिफिकल्ट बट इट हैज बीन मेड डिफिकल्ट. मैं तो डी लगा दूंगा इसको. दिस वाज अगेन मॉडरेट. दिस वाज इजी, आई वुड से. दिस वाज अगेन डिफिकल्ट बिकॉज गलती है. दिस वाज इजी और वेरी इजी रादर. दिस वाज मॉडरेट. ओके, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको. एंड दिस वाज डिफिकल्ट. Okay, so you could have done 1, 2, 3, 4 and 5. 5 कर सकते थे आप. 5 में से 4. तो अगर आपने 5 किए उसमें 4 सही तो you've done a good job. Okay, और अगर 5 सही किए तो गुड जॉब, एंड अगर 6 कर दिए तो एक्सीलेंट, सुपरलेटिव. नाउ वी गो टू दिस. तो देखो, अब आप लोगों ने जो गूगल शीट भरी है उससे जो मेरे पास में स्कोर आया है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो वे टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव मार्किंग इन दैट गूगल शीट. यू हैव टू डू इट मैनुअली. तो आप अपने करेक्ट जो थे और उसमें डिस्काउंट करके अपना नेगेटिव यू कैन चेक. सो जैसे हमारे यहाँ पे अभी सुनील हैज डन एक्सीलेंट, सो ही स्कोर्ड 42. ओके, विच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ यू सो फार. अभी तो बाकी लोगों ने दिया नहीं है. नंदिनी स्कोर्ड 39 एंड लॉट ऑफ यू, सम ऑफ यू स्कोर्ड 30. आई डोंट रिमेंबर. मैं एक बार आपको टॉप परफॉर्मर की लिस्ट भेजूंगा. तो जैसे सपोज करो सुनील हैज स्कोर्ड 39 होगा ना, क्योंकि मेरे भी गलती थे 3. नहीं, तो वही बोल रहा हूँ ना कि आपका 42 जो स्कोर है उसमें आपके जो गलत है, अब आप नेगेटिव मार्किंग करो उसमें से. तो कितने गलत हैं आपके? 3.
यस तो 39 आपके 3 गलत तो मतलब आपका 39 हो गया। तो अगर आपका 39 स्कोर है ओवरऑल, तो यू आर इन द टॉप 40। तो इफ यू आर इन द टॉप 40 देन कैन यू टेल मी व्हाट परसेंटाइल यू वुड हैव गॉट? आपको किसी को परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पता है कि अगर सपोज करो देयर आर 9251 टेस्ट टेकर्स, देन हाउ वुड यू कैलकुलेट देयर परसेंटाइल? तो अगर किसी का टॉप 40 में आप आ गए, 40th रैंक है आपकी, तो आपका क्या परसेंटाइल बन सकता है? एनीवन? 99.5 के आसपास। 99.5 से ऊपर बनेगा यहाँ पे। यस सर 99। अगर 45 में टॉप में हो तो आप 95 बन जाए, 46 में, है ना? तो आप 99.5 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा आपका। अगर किसी का स्कोर 37 है सपोज, तो आप टॉप 70 में हो तो भी आप 99.2 से भी ऊपर हो। अगर आपका स्कोर समझो 35 है तो आप 99 परसेंटाइल हो इस वाले टेस्ट में, ठीक है? अगर आपका स्कोर सो वेरी गुड, जो लोग 99.5 पे हैं, दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, कांग्रेचुलेशंस टू देम। हाँ हाँ, आई विल शेयर दिस, ये पूरा मैं डेक आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है वत्सल। अब सपोज करो किसी का स्कोर इसमें 30 आ गया, तो यू आर अमंग द टॉप 300। तो टॉप 300 मतलब कि आप 97 रफली परसेंटाइल पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपका स्कोर 25 है समझो, तो आपका 600 है, तो 600 मतलब आप कहीं 93 94 परसेंटाइल के आसपास। अगर आपका स्कोर इसमें 900 रैंक आ गई आपकी, 23 स्कोर है आपका, तो आप 90 परसेंटाइल है, ठीक है? तो इतना ही रखा है अभी मैंने। तो 20 वाले जो होंगे वो समझो 88 89 ऐसे होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि देखो, कल मैंने कई लोगों को मैसेज भी किया था कि अगर स्कोर बहुत इसमें ज्यादा नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं। दिस वाज वन पर्टिकुलरली डिफिकल्ट मॉक, दिस वाज नॉट अ इजी मॉक, ओके, दिस इज वन ऑफ द मोर डिफिकल्ट मॉक्स। तो इसमें जो हाईएस्ट स्कोर भी है, आप देखेंगे कि इसमें अगर आप यहाँ देखोगे तो जो हाईएस्ट स्कोर है वो 50, इसमें नहीं दिखा है, यहाँ पे ये 55 गया हुआ है। जबकि कई बार जो इनकी मॉक बनती है ना, तो उसमें लोगों के नहीं, वो जिससे भी आते हैं, कई बार तो फिक्स्ड भी होता है, ये जो भी होता है, तो 64 65 भी आ जाते हैं, जो थोड़ी सी रिलेटिवली इजियर मॉक्स होती है। तो 55 हाईएस्ट है, मतलब दिस इज रियली डिफिकल्ट मॉक, ओके? तो आप अपना स्कोर उस तरीके से इवेल्युएट करिए। तो ठीक है, जो गलतियां की हैं वो गलतियां की हैं, कोई बात नहीं, वी विल हैव टू सी हाउ वी improve from the next time onwards, but there is nothing to feel dejected or feel disappointed. जो भी है, you have to learn from your mistakes. अभी तो शुरुआत है। Yes, tell me what should be the ideal score in this kind? यार आइडियल क्या होता है? देखो, अब फिर वही बात है ना, ये तो एग्जाम ऐसी है कि जिसमें आइडियल स्कोर कुछ नहीं होता, सब रिलेटिव है। तो आपका स्कोर क्या है मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ पे टारगेट करना है। So 31. तो 31 आपका स्कोर है। आप देखो 31 अगर आपका है तो आप किस में आ गए? देखिए, आप टॉप 200 इसमें आ गए ना आप, तो अच्छा ही स्कोर है 31। आप टॉप 250 में आ गए आप, तो टॉप 250 में आ गए तो मतलब आपका ऑलमोस्ट 97.23 परसेंटाइल आ गया आपका, ठीक है? तो 97.234 इज अ गुड परसेंटाइल। यस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी सेटिस्फाइड विद इट, बट इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, नो डाउट, ओके? But sir, like here the number of people are less, so that's why it's coming more. Otherwise, like in actual CAT exam, it will be around 90s only something. ऐसा नहीं, ये गलत फहमी आपकी, बल्कि आपका परसेंटाइल बेटर आएगा। अब मेरे से पूछो क्यों? Why, sir? क्योंकि भाई साहब, ये जो 9251 कैंडिडेट्स हैं, ये सीरियस कैंडिडेट्स, जो आज मॉक दे रहा है वो एक सीरियस कैंडिडेट। जब कैट में 2 लाख लोग मॉक देते हैं, कैट देते हैं, उसमें से आप समझ लो कि कम से कम 1 लाख लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही उठ के चले आते हैं, ठीक है ना? कम से कम बता दूं, 1 लाख लोग ऐसे ही उठ के चले आते हैं। तो जो इसमें बच गए 1 लाख लोग, उसमें से भी 30 40 50 हज़ार होते हैं जो सीरियसली प्रिपेयर किया हुआ है। जो बाकी के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ज्वाइन कर लिया, नहीं किया, कुछ और हो गया, चले गए। तो ये बल्कि आपका जो इसमें आया है, तो ये बल्कि आपका और जाएगा परसेंटाइल हायर। आप अगर किसी से भी बात करोगे ना, मतलब इवन जैसे टाइम वाइम में आप बात करो, तो वो यही कहते हैं भाई, जो आपको परसेंटाइल आता है ना एक्चुअल एग्जाम में, उससे आप एडिशनल लगा के चलो, क्योंकि ये देने वाले लोग हैं जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। मॉक अभी इस टाइम पे वही लोग दे रहे हैं ना जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए यू हैव टू टेक हार्ट इन योर परफॉर्मेंस। हाँ, बोलिए। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? यस सर। सर बेसिकली आरसी में ये प्रॉब्लम होता है कि कोई रॉन्ग आरसी पिक कर लिया तो पैनिक हो जाता है सर, जैसे उसमें, तो वो कैसे ठीक होगा सर? वो तो एक्सपीरियंस ही होगा, ठीक है।
देखो आपको इतनी अभी अब टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जा रही है और इतनी करेंगे हम कि आपको जजमेंट आ जाना चाहिए। फिर भी देखो ये कोई साइंस नहीं है, ओके, दिस इज नॉट अ, देयर इज नो फ्लो चार्ट कि अगर ए दिखा तो हम यस और नो वी गो टू दिस थिंग, अगर वहाँ पे ऐसा दिखा तो वी गो हियर। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, ठीक है। कभी भी इसमें आपको एक मोटा मोटा जब आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मोर और लेस दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दिस इज माई वीक पॉइंट, हियर इज वॉट वेयर आई टेक मोर टाइम, हियर इज वेयर आई टेक लेस टाइम, एंड अकॉर्डिंगली यू विल शिफ्ट योर प्रायोरिटी। उस तरह से आप ऑर्डर अरेंज करोगे, ठीक है। तो वो स्किल एक्सपीरियंस से आएगी आप, उसके लिए कोई रेडीमेड आंसर नहीं है। अगर होता तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी इतनी मेहनत करने की ना, फिर तो वो आंसर दे देते सबको। तो ये है चैलेंज इसमें। एंड सर जो ये वाला स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट है तो इसमें सर वीए पहले करना ही मतलब बेटर आइडिया होगा ना सर, मैं तो बेटर पहले डिसीजन। ये करता हूँ, अब इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं काफी कि आई प्रेफर टू डू वीए फर्स्ट, बिकॉज वीए के एक एक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एटलीस्ट कुछ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करा देते हैं। आपको इजी क्वेश्चन मिल गए, आरसी पहली पकड़ ली, हेगल वाली गलती से उसमें फंस गए तो आपका वहीं पे आप पैनिक हो जाओगे, वहीं पे आपका मोरल डाउन हो जाएगा और पेपर बिगड़ जाएगा। तो मैं मतलब अब देखो कुछ लोग आरसी पहले करते हैं, कोई यार इसमें है ना, अगेन देयर इज नो सेट रूल, आपको अलग अलग चीजें अलग अलग मॉक्स में करके देखनी है एंड देन यू हैव टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। फॉर मी वीए डूइंग फॉर वीए फर्स्ट वर्क्स द बेस्ट, सो आई बीन ऑलवेज डूइंग इट, बिकॉज मेरे उसमें रीजन ये है कि मुझे एक एक क्वेश्चन मिलता है और मुझे कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं जो मुझे लगता है डेफिनेटली ये करेक्ट हैं और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मैं फिर उसके बाद जब आरसी में जाता हूँ तो ऑलरेडी कुछ रन बन चुके होते मेरे। अगर हम एक क्रिकेट की एनालॉजी देखें तो एक बैट्समैन अगर एक दो रन बना लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बजाय इसके कि जब वो जीरो पे होता है। दैट इज द होल लॉजिक। प्लस वीए के क्वेश्चंस करने से थोड़ा सा मोमेंटम बन जाता है। आरसी आप देखोगे कि जब पहली पहली आरसी करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सेकंड आरसी में थोड़ा कम टाइम लगेगा क्योंकि आपका मोमेंटम बन गया है रीडिंग का। वी आर बेसिकली नॉट नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स, so we generally think and we do a lot of things in our native language, but then when we switch on to English it takes a little while, तो वो flow आने में, वो momentum आने में, especially on these dense topics, it takes a little while. So if you are doing you know this kind of let's say जैसे कहते हैं ऑयलिंग मोटर की, वो VA के क्वेश्चन से हो गई तो आप थोड़ा ज्यादा क्विकली कर सकोगे आरसी। ये मेरी थ्योरी है, ठीक है, दिस इज टोटली माई थ्योरी, this may not work for somebody, this may not be endorsed by other people, but this is purely my theory and it has worked for me. All right, guys, I think we stretched quite a long 2 घंटे हो गए, 1 घंटे का सोचा था मैंने, but I hope I could answer some of your questions. So thank you for your time, and if at all you have any other questions, you can always reach out to me. Thank you so much and see you next time. Bye bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.